अभी जो अपने इंडिया में जो चल रहा है और बहुत कवरेज भी इस चीज को मिल रही है बिहार इलेक्शंस को। जी कवरेज मिली भी क्यों ना, इतनी सारी पार्टीज हो गई हैं, कई पार्टियां तो इस चुनाव से पहले बिहार में थी ही नहीं। तो सर इस पे ओवरऑल एक बिहार इलेक्शंस पे आपकी संजीदगी वाली जो स्टडी है उसके हिसाब से पूरा समझाएं कि आखिर हो क्या रहा है बिहार में। 20 साल से नीतीश कुमार की सरकार है, मैक्सिमम टाइम भारतीय जनता पार्टी के साथ में रही है, कुछ समय तेजस्वी यादव के साथ में उन्होंने सरकार चलाई। अभी भी मैंने एक एक्स पर एक पोस्ट देखा जिसमें तेजस्वी कहते हैं कि भैया नीतीश कुमार फोन लगा रहे हैं कि भतीजा फोन उठा लो, अब की बार नहीं पलटेंगे। वहां पर मुकेश सहनी का नाम भी आएगा, वीआईपी पार्टी का भी नाम आएगा, तो चिराग पासवान का नाम भी आएगा, तो उपेंद्र कुशवाहा का नाम भी आएगा। किसी ने भी कच्चा गेम नहीं खेला है। तो आप ये सोचें कि नरेंद्र मोदी और अमित शाह के अलावा कोई दूसरा है ही नहीं, तो ऐसा होता नहीं है, इसलिए उन्हें भी कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है। आप ये भी देखिए साथ साथ में बिहार इलेक्शन के समय में ही गुजरात में पूरा का पूरा खेल पलट दिया गया। तो बिहार की राजनीति बड़ी दिलचस्प मोड़ पर है, इसलिए ये कहना आसान नहीं है कि ऊंट किस करवट बैठेगा, लेकिन ये पक्का है कि बिहार में लालू यादव का जंगल राज अब नहीं चल सकता है, ये जरूर है। और ये भी आप मान के चलिए कि अगले 5 साल में, इसी साल में नीतीश कुमार अब और आगे नहीं बढ़ पाएंगे। चलिए तो अब हम इन सारे ही मुद्दों पे विस्तार से समझते हैं हमारे आज के वेरी स्पेशल गेस्ट निधीश गोयल जी से। सर आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आप इतने ज़्यादा अनुभव के साथ ये जो हमारे भारत की हिस्ट्री के ऊपर अभी करंट जो पॉलिटिकल सिनारियो चलते हैं, वर्ल्ड के हिसाब से कैसे चीज़ें भारत को इम्पैक्ट करती हैं, इस तरह के तमाम मुद्दों पे आप अपना अनुभव साझा करते हैं। तो सबसे पहले तो सर थैंक यू फॉर एक्सेप्टिंग आवर इनवाइट एंड जॉइनिंग अस फॉर दिस पॉडकास्ट टुडे। बहुत धन्यवाद अजय जी, आपने मुझे इनवाइट किया और अपने मंच पे स्थान देने के लिए आपके दर्शकों को प्रणाम करता हूँ। आपको हमारी बात अच्छी लगे तो इस बात को आगे बढ़ाइएगा। सर तो सबसे पहले तो मैं आपकी थोड़ी सी जर्नी पे मतलब समझना चाहता हूँ कि आपने ऐसे रेडियो जॉकी शुरू किया, फिर आप दूरदर्शन में एंकर बने और अब आप अपने यूट्यूब चैनल से इतने संगीन मुद्दों को उठाते हैं जिसमें बहुत सारे लोग तो आजकल डरते हैं कि इस मुद्दों पे बात करें भी कि नहीं करें। बट क्योंकि आपका इतना गजब का अनुभव है तो शायद वो भी आपको कहीं ना कहीं हेल्प करता होगा। बट इस पूरी चीज़ पे आपका व्यू क्या है, मतलब कैसे ये जर्नी यहाँ से रेडियो जॉकी से यहाँ तक पहुँची? देखिए अच्छा भाई, मेरा बहुत सिंपल सा एक मानना है कि जीवन ना नदी की तरीके से है, वो बहते रहना चाहिए। ऐसा जिस तरह से समुद्र में ज्वार भाटे आते हैं बहुत ऊपर नीचे, मैं उस तरीके से नहीं देखता, एक बहाव के तरीके से है। जिस तरह से नदी में बड़े तिकोने तिकोने पत्थर होते हैं और जब लगातार नदी का पानी बहता रहता है वो पत्थर भी शालिग्राम जैसे हो जाते हैं, शिवलिंग हो जाते हैं। तो आप भी बहते रहिए, पॉजिटिव्स नेगेटिव्स बस इशारों को समझिए। जीवन बड़े बहुत प्यार से आपको आगे की तरफ लेकर के जाता है, आपको बस जीवन को थोड़ा पढ़ना आना चाहिए। तो किताबें बहुत सी पढ़ी होंगी तुमने, ये गीत आया था बाजीगर फिल्म का, मगर कोई चेहरा भी तुमने पढ़ा है तो चेहरा पढ़िए, लेकिन पहले दूसरों का चेहरा पढ़ने की जगह जरा अपना चेहरा पढ़िए, अपने मन को पढ़ने की कोशिश कीजिए, उसके बाद में देखेंगे जीवन बड़ा सरल है। कितने सादगी से आपने इस चीज़ को एक्सप्लेन करा, वरना बहुत सारे लोग अपने हिसाब से उसको व्यू रखते हैं। मतलब मैं जैसे सोच रहा था कि आप शायद रेडियो जॉकी के बारे में बहुत ऐसे बताने की कोशिश करेंगे, लेकिन आपने पूरा का पूरा अलग ही व्यू दिया है। यही होता है अनुभव। इस अनुभव से जुड़ा हुआ एक और अगला सवाल है कि रेडियो जॉकी उस टाइम पे, आज से बहुत साल पहले आप थे, फिर एंकर भी आप काफ़ी टाइम रहे, लेकिन वो जो एक दौर और एक आज का सोशल मीडिया की मतलब कितनी गजब की एक प्रेजेंस बन चुकी है हम सबकी ज़िंदगी में। मुझे लगता नहीं कि शायद 80-90% लोग तक तो शायद इसे टच होंगे ही होंगे सोशल मीडिया से अब। तो उस टाइम के उस कम्युनिकेशन मेथड पे और आज की कम्युनिकेशन मेथड पे लोगों का उनमें इन्वॉल्वमेंट के जो एक लेवल है उसके हिसाब से आप क्या फ़र्क देखते हैं? देखिए फर्स्टली मैं आरजे रहा भी हूँ और एक्चुअली अभी भी मैं कर रहा हूँ। सो इवन अच्छा। राइट नाउ मैं दूरदर्शन से, आकाशवाणी से एज अ एफएम आरजे मैं जुड़ा हुआ हूँ। अभी भी मेरे शोज कंटिन्यू होते हैं बिकॉज दैट्स माय फूड एक्चुअली। वो भोजन है और भोजन को छोड़ा नहीं जा सकता, उसके बिना आप भूखे प्यासे रह जाएंगे। तो वो अभी कंटिन्यू चल रहा है, वो प्रोसेस में है। तो उसके साथ साथ में जो मैंने कहा था कि आप गतिमान रहिए, जीवन वो कहता ना कि मानव तू परिवर्तन से काहे को डरता है, ईश्वर जो भी करता है अच्छा ही करता है। तो सब कुछ ईश्वर के ऊपर छोड़िए, आप चलते रहिए, जो समाज में चल रहा है उसके प्रति आप थोड़ा सा सजग रहें, जागृत रहें और रिजिड ना बने। वो कहा जाता है कई बार अजय जी की जो लोच है तो जान है, अकड़ तो मुर्दे की पहचान है। तो मुर्दा मत बनिए, अकड़ में मत रहिए, लचीलापन रखिए अपने अंदर,
सोशल मीडिया आ रहा है। तो जीवन में ना हर कुछ अच्छे के लिए होता है, हर शक्ति में कुछ ना कुछ पॉजिटिव ही होता है। अब आप उसका सकारात्मक रूप देख करके, समझ करके उसे सकारात्मक रूप से कैसे अपने लिए और अपनों के लिए काम में लेते हैं, ये आपकी क्षमता पर, आपकी समझ-बूझ पर निर्भर करता है। अदरवाइज हम मोबाइल में भी नेगेटिव देख लेंगे, हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में भी नेगेटिव देख लेंगे, हम आज की बदलती दुनिया में भौतिकतावाद, पश्चिम, ये सब कुछ नेगेटिव देख सकते हैं। या आपकी आंख पर डिपेंड करता है कि आपकी नज़र जो है वो कैसी है, उसमें कितनी नकारात्मकता है, कितनी सकारात्मकता है। इसलिए बदलते दौर में जब दिखा कि हम लोगों ने देखा कि 2014 में जब मोदी जी प्रधानमंत्री बने, ऑन दैट टाइम चाय पे चर्चा का दौर चला था, और आज आप देखेंगे कि चाय की थड़ी तो चल रही है, लेकिन उसके साथ साथ में बहुत सारे बड़े बड़े ऐसे होटल्स दिखाई देंगे जो बहुत सामान्य रूप से चाय पिलाने के लिए शुरू हुए थे और आज उनकी फ्रेंचाइजीज हैं। तो एक नैरेटिव किस तरीके से समाज में बदलाव ला सकता है, ये उस चाय पे चर्चा जो वहां से शुरू किया। और मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने में युवाओं का बड़ा योगदान था, और उन्होंने उस एज में, आज उनकी 75 की एज है, तो हम लोग तो उनसे बहुत छोटे हैं, तो वो उस एज में आज से 10 साल पहले अगर जनता की नब्ज समझ सकते हैं, तो हमें और आपको तो समझना ही चाहिए और लोगों के साथ में मिलकर चलना चाहिए। करेक्ट, ये तो बहुत खूबसूरत है। मतलब इसे एक इंप्रेशन जो बन रहा है ना, मुझे लग रहा है कि कोई भी जवाब वैसा नहीं आने वाला जो मैं सोच रहा हूँ। तो एक और व्यू लेता हूँ सर आपसे। जी प्लीज। आपने जर्नलिज्म में मास्टर्स की है, जर्नलिज्म तब भी होती थी, आज भी हो रही है। इन दोनों की एजुकेशन में, और सिर्फ एजुकेशन का कंपैरिजन की बात नहीं कर रहा हूँ, मतलब एक व्यू होता है ना, आप आज भी, मुझे पक्का पता है कि मेरा मानना भी है कि जो एक बार जर्नलिज्म के अंदर रहता है, उससे आने वाली अगली जो पीढ़ियाँ होती है जर्नलिज्म की, वो भी उनसे मिलती रहती हैं। तो आपका भी संवाद इन सबसे होता होगा। एजुकेशन में कोई बहुत बड़ा फर्क आया है? देखिए, मूल जिसे शिक्षा कहते हैं उसमें कभी फर्क नहीं आता है। शिक्षा को आप किस तरीके से चरितार्थ उस समय कर रहे हैं, उसमें फ़र्क आता है। बेसिकली मैंने इंजीनियरिंग किया है, और मेरे परिवार में कोई मंच से जुड़ा हुआ, मंची क्लास से जुड़ा हुआ नहीं रहा, और बिजनेसमैन फैमिली रही या फिर सर्विस क्लास में रहे, बट मैं अकेला था जो स्टेज के ऊपर परफॉर्म करना शुरू किया एंड ऑल। बेसिकली मैंने इंजीनियरिंग किया, इंजीनियरिंग करते करते साथ में मेरा आईटी सिलेक्शन हुआ, वो मैंने नहीं लिया। देन कोई बैंक्स के इंटरव्यूज़ नहीं, कोई यूपीएससी आरपीएससी नहीं, मेरा अपना तरीका था कि मुझे ये करना है, मैं उसमें करता चला। उसके साथ साथ में मुझे लगा कि ये एक साइड जो है वो एक मीडिया साइड आगे के समय में हो सकती है, सो आई शुड गो फॉर द मास कम्युनिकेशन एज वेल। इसलिए मैंने मास्टर्स इन जर्नलिज्म मास कम्युनिकेशन, दैट इज एमजेएमसी, ये भी मैंने किया। मैंने एमटेक भी किया था, लेकिन एमटेक को बीच में मैंने डेफर्ड किया और उसको छोड़ दिया, बिकॉज मुझे लगा कि ना 1 साल तो मैंने खराब कर ही लिया एमटेक में, 2 साल खराब करने से कुछ नहीं होगा, पैसा भी खराब होगा और मैं कुछ करूंगा भी नहीं इसमें, तो मैंने उसको छोड़ा, एमजेएमसी ऑप्ट किया और एमजेएमसी किया। देखिए, जर्नलिज्म जो है ये कोई कोर्स नहीं हो सकता, ये मेरा अपना सोच है कि बिकॉज आप ग्राउंड जर्नलिज्म की बात करें तो ऐसा नहीं है कि मैंने सड़कों पर जाकर के बहुत कुछ किया है, वो नहीं है, लेकिन हाँ मैं किताबें पढ़ता हूँ। और मेरा ये मानना है कि हम लोग पढ़ा लिखा जिसको कहते हैं, ये पढ़ा लिखा वो व्यक्ति नहीं होता जिसके पास में बहुत सारी डिग्रीज होती हैं या अपने कॉमर्शियल्स के लिए जो पढ़ता है। आपके पीछे किताबें रखी हुई हैं, इंडिया दैट इज भारत ऑफ जेसाई दीपक की किताब रखी हुई, शशि थरूर की किताब रखी, मैंने देखा। तो शशि थरूर का एक इंटरव्यू मैंने देखा था जिसमें उन्होंने जेएलएफ में आए थे, तब उन्होंने कहा कि 7 दिन के अंदर अंदर 2-3 किताबें पढ़ लिया करते थे बचपन में। तो ऐसे में जितना पढ़ेंगे उतना आपको दुनिया के बारे में पता लगेगा, और दुनिया, सभी लोग 2 रोटी खाते हैं, सबको समझ है और सबको समझ में आता है कि ये व्यक्ति जो बोल रहा है ये लिख करके बोल रहा है, पढ़ के बोल रहा है, या फिर इसके सबकॉन्शियस माइंड में है और वहां से चीजें निकल के आ रही हैं। तो जो व्यक्ति एक्चुअल पढ़ा लिखा होता है वो होता है जो असल में अखबार नहीं चाटता है, बल्कि एक्चुअली अखबार में अगर कुछ करना है तो वो एडिटोरियल पेज पढ़ता है, जो सबसे महंगा पेज होता है। लेकिन अक्सर लोग उसको पेज में पढ़ने से बचते हैं क्योंकि वहां पर गंभीरता होती है और मसाला नहीं होता। लोगों को चाट मसाला चाहिए हर चीज में, आप चाट मसाला भी परोसिए, लेकिन उसके साथ साथ में जीवन के गंभीर पक्ष को समझने के लिए आपको एडिटोरियल्स भी पढ़ने पड़ेंगे, वो मोटी मोटी किताबें भी पढ़नी पड़ेंगी जो जीवन का ज्ञान देंगी। अलग अलग, कीनिया का माहौल अलग है, अजरबैजान का माहौल अलग है, दावोस का माहौल अलग है, ऑस्ट्रेलिया अलग चीज है, साउथ कोरिया नॉर्थ कोरिया अलग चीज है, चाइना, तिब्बत। आप जितना पढ़ेंगे तभी आपको मालूम चलेगा। तो जर्नलिज्म जो है इट इज नॉट अ कोर्स, ये एक केस स्टडी है, और आपको केस टू केस जब इसको समझेंगे पढ़ेंगे तो आपको मालूम चलता है कि एक्चुअली पत्रकारिता इसको कहते हैं। मैंने ये सवाल इसलिए पूछा था क्योंकि इससे मेरा अगला सवाल कनेक्टेड है कि आजकल चाहे कोई माने या ना माने, एक बात चैनल्स को, न्यूज़ चैनल्स स्पेशली को, उनको देखने के बाद में ना कहीं वो फील आने लगती है कि एक धड़ा है जो इधर है, एक धड़ा है जो इधर है, और कहीं ना कहीं इसकी जो नींव है वो एजुकेशन से आ जाती है। क्योंकि आजकल जितने भी बड़े ग्रुप्स हैं,
इनके इंस्टीट्यूट्स ऑलरेडी मार्केट में हैं, वो वहाँ पे बच्चों को इन्हीं कोर्सेज में ट्रेन कर रहे हैं, वहाँ से अच्छे बच्चों को लेके अपने ही मतलब चैनल्स पे उनको यूटिलाइज करते हैं, अपने न्यूज़पेपर्स में यूटिलाइज करते हैं। तो कहीं ना कहीं शायद वो एक थॉट है जो वो लोग पहले से ही बच्चों के अंदर डालना शुरू कर देते होंगे। तो इसीलिए मेरा सवाल था कि क्या ये जो इंस्टीट्यूशंस हैं इन बड़े ग्रुप्स के, जैसे आरबीआई ने बहुत सारे अमीर घरानों पे रोक लगा रखी है कि उनका बैंक नहीं हो सकता, तो वैसे क्या कुछ ऐसा नहीं होना चाहिए पत्रकारिता में कि जो ऑलरेडी चैनल्स हैं वो स्टार्टिंग से अपने कॉलेज में अपने हिसाब से बच्चे तैयार कर रहे हैं, तो ये जो क्या बोलते हैं ब्लेम किया जाता है कि ये चैनल तो इसका है, ये चैनल उसका है, तो शायद कहीं ना कहीं वो चीज़ रोक लगती। तो इस पे आपके व्यूज जानना चाहते हैं। देखिए एक्चुअली अजय जी क्या होता है कि हम लोग बचपन से सुनते आए यथा राजा तथा प्रजा, तो झरना ऊपर से बहता है। तो हर व्यक्ति ना सिस्टम के साथ में चलना चाहता है, जो राजा है, जो सत्ता जिसके पास में, सरकार जिसके पास में, तो ये लोग जिसको आप आज सोच रहे हैं कि ये इसके लोग थे या उसके हैं, ये जैसे ही वन फाइन मॉर्निंग अगर केंद्र में सरकार बदल जाती, राज्य में सरकार बदल जाती, उनके साथ में हो जाते हैं। आज से 10 साल पहले, 15-20 साल पहले यही लोग किसी और के साथ में थे। तो ये किसी एक व्यक्ति के पक्ष या विपक्ष में नहीं है, ये जिसके पास में शक्ति है। क्योंकि हर आप कहेंगे कि सुबह सुबह में जाकर के हमने जो बात की थी कि भाई नर्मदा में जब हम लोग कहते हैं कि अहिल्याबाई होलकर जी वो पूजा पाठ किया करती थी और वहाँ पर है ना जड़ी बूटी प्रवाहित करती थी और शिवलिंग वगैरह, तो बहुत सारा उनका पूरा एक तरीका था काम करने का। तो ये मैंने इसलिए बोला कि हम लोगों ने शिवलिंग से बात की थी। अब आपको शिव बनना है तो, और शिव को क्या चाहिए, शक्ति तो शिव के पास में रहती है, हर किसी को शक्ति चाहिए, लेकिन शिव हर कोई नहीं बनना चाहता, क्योंकि शिव बनेंगे तो उसके लिए विष का पान करना पड़ेगा, नीलकंठ बनना पड़ेगा। शक्ति आप सब चाहते हैं, शिव बनना कोई नहीं चाहता है। तो प्रॉब्लम यहीं पर ही आती है, इसलिए हमको वो लोग थोड़े अलग अलग धड़े में दिखाई देते हैं, वरना धड़ा नहीं है। आप सत्ता के पास में हैं, आप शक्ति के पास में हैं और रहे हैं, मतलब नेहरूवियन समय से लेकर के आज तक आप रहे हैं। वरना एक बार इंदिरा गांधी का भी समय था जब उन्होंने ये कहा था साफ तरीके से सुप्रीम कोर्ट्स को जो है वो सत्ता के साथ में चलना चाहिए। ये उन्होंने पार्लियामेंट में कोट करते हुए कहा है कि सुप्रीम कोर्ट हमारे इतर कैसे चल सकती है। ये उनका हो सकता है कि शब्द मेरे और उनके वो अलग अलग हो रहे हैं, लेकिन उसका भाव एग्जैक्टली सेम है। तो वहां पर उस समय भी वही था, आज भी वही है और आगे आने वाले 20 साल बाद भी वही रहेगा, क्योंकि कोई व्यक्ति, हर व्यक्ति जीवित रहना चाहता है, जीवंत रहना चाहता है, दुनिया घूमना चाहता है। और वो सब कैसे आएगा? एक पत्रकारिता प्रतिष्ठान के साथ में जुड़े हुए बहुत सारे सैकड़ों लोग होते हैं। तो आज वो समय नहीं है कि कोई लेखक है तो वो केवल सामान्य कुर्ता पजामा पहन करके चल रहा है, उसके पास में एक पेन है और उसके साथ साथ में एक छोटा सा कागज है या एक डायरी है और वो अपनी जिंदगी बस उसी तरीके से बिता देगा। हर व्यक्ति वीकेंड्स में जाना चाहता है, यूरोप जाना चाहता है, उसके लिए क्या करना पड़ेगा? पैसा कमाना पड़ेगा। पैसा कमाने के लिए आपको बहुत सारे कभी कभी ऐसा होता है कि बहुत सारे कॉम्प्रोमाइजेस भी आपको करने पड़ जाते हैं, लेकिन वो एक लिमिट पे रहने चाहिए। तो जहां तक आप किसी व्यक्ति का अच्छा कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, लेकिन कम से कम आप ये करें कि किसी व्यक्ति का बुरा ना करें। तो अगर इतना भी करते हैं ना तो अभी शायद आप उतने बुरे नहीं हैं, लेकिन आप इससे आगे निकल जाते हैं, अपनी सीमा रेखा पार कर जाते हैं, तो समस्या पैदा होती है। फिर वहाँ पे वो ट्रस्ट वाला इशू थोड़ा डेवलप हो जाता है। डेफिनेटली। तो अब इसी ट्रस्ट वाले इशू से एक और मेरा पॉइंट है, जैसे सोशल मीडिया की हमने बात की, तो एक तरफ तो जैसे आप सोशल मीडिया चला रहे हैं, आपके पास में खूब तजुर्बा है, संजीदा पत्रकारिता या उसके माहौल में आपने सब कुछ देखा हुआ है। फिर जैसे आपका अखबार करके बहुत सीनियर जर्नलिस्ट हैं वो चलाते हैं, प्रदीप जी का है। हाँ प्रदीप जी का है। फिर ये अपने जयपुर डायलॉग्स वाले सर हैं, ये चलाते हैं। तो एक तरफ तो मतलब ऐसे पत्रकार हैं जो सोशल मीडिया को उस हिसाब से यूज़ कर रहे हैं, दूसरी तरफ वो युवा भी हैं जो सोशल मीडिया पे अपने मन मर्जी अपने आप को जर्नलिस्ट बोल दिया और कुछ भी अपना कवर कर रहे हैं। तो इससे कई बार क्या होता है कि बहुत चीज़ें हैं जो हैं वो गलत तरीके चली जाती हैं। अभी इंडिया में, मतलब मैं किसी कंट्रोवर्सी में नहीं जाना था, लेकिन मैं सिर्फ नाम ले लेता हूँ मुद्दों के। किसान आंदोलन में कैसे कैसे चैनल्स में कैसे प्रोपोगेंडा चलाया गया। अभी सोनम जी का केस ले लो, सोनम वांगचुक का, उनके लिए भी धड़े बटे हुए हैं एकदम बिल्कुल सोशल मीडिया पे। बहुत संजीदा लोग जो हैं वो कैसे कंपैरिजन करके बता रहे हैं, तो समझ में आता है कि मुद्दा क्या है। किसान आंदोलन में भी यही हुआ था कि मुद्दा, कई लोग मुद्दा समझा रहे थे, वो किसी के साइड में नहीं थे, और कुछ ऐसे लोग थे जो एक तरफा उधर चले गए या एक तरफा इधर चले गए। तो ये सोशल मीडिया पे जब हर कोई जर्नलिज्म करने लग जाता है, आपको नहीं लगता किसी कोई रेगुलेटरी प्रॉपर होनी चाहिए कि ठीक है आपको साझा करना चाहते हो दैट इज फाइन, बट जब वो एज ए जर्नलिस्ट अपने आप को सोशल मीडिया पे चालू हो जाता है, जैसे ध्रुव राठी का नाम ले लो या और भी बहुत सारे जो लोग बन चुके हैं, इन सब के ऊपर आपकी क्या राय है? आपने कभी परिवार में रेगुलेटरी देखी है? ऑफिशियल रेगुलेटरी तो नहीं होती, बट एक अगर एक 5 लोगों के परिवार में, 4 लोगों के परिवार में, 6 लोगों के परिवार में प्रॉपर रेगुलेटरी नहीं हो सकती है, तो आप कैसे सोच सकते हैं कि इतने बड़े पत्रकारिता संस्थान जिसको हम कहते हैं कि हर व्यक्ति एक स्वतंत्र है अपने जीवन के लिए और बातें कहने के लिए, वहाँ पर बहुत ज़्यादा कुछ रूल्स तो हमेशा होते हैं, रूल्स एंड रेगुलेशन कुछ तो हमेशा होते हैं। आपके ना ब्रॉडकास्टिंग यूनियंस बनी होती हैं, प्रेस क्लब्स बने होते हैं, लेकिन पूरे तरीके से कभी नहीं हो सकते किसी भी तौर पर। तो ये वाली बातें हमें इस तरीके से भी समझनी चाहिए कि
एक समय था जब मैंने आर्जिन की शुरुआत की, उन टाइम मैंने हमने भी है ना बड़े बड़े लॉकेट्स पहने हैं और चेन्स पहनी है, बड़े गॉगल्स लगाए हैं, सब काम किए हैं, लेकिन आपको एक समय आता है तो आपको खुद लगता है कि यार लाइफ केवल इसके लिए नहीं है, क्योंकि आप कुछ अच्छे लोगों को पढ़ते भी हैं। कभी मुझे याद है राजस्थान पत्रिका में एक कॉलम आया करता था नीचे एडिटोरियल पेज पे महासबर के नाम से। महासबर नरेंद्र कोहली जी ने एक बड़ा पुस्तक लिखी है और वो शायद 10-12 खंड में है वो पुस्तक, और मैंने उसको पूरा पढ़ा है। लेकिन पुस्तक पढ़ने से पहले वो कॉलम में बचपन से पढ़ता आ रहा था और बड़ी डिटेल में उन्होंने वो बताया था कि महाभारत का एक दूसरा पक्ष किस तरीके से हो सकता है। मुझे मन में एक प्रश्न आता था अजय जी, रामायण के बारे में अगर बात करूं कि माँ सीता का अपहरण तो 14वें वर्ष में होता है, तो 13 वर्ष तक उस महापुरुष ने, भगवान राम ने जंगल में क्या किया, वनवास में क्या, दाल रोटी सब्जी यही खाया पिया, कुछ तो किया होगा ना। 13 साल तक उन सज्जन ने, उस महापुरुष ने, उस भगवान ने उस जंगल में क्या किया, इसका उत्तर जब आप BR रामानंद सागर साहब की रामायण देखते हैं तब भी नहीं मिलता। क्योंकि जैसे ही आप जंगल में जाते हैं उसके कुछ समय बाद में अगले एपिसोड में माँ सीता का अपहरण हो जाता है, लेकिन उस 13 साल के क्रम को कौन दिखाएगा। तब मैंने अभ्युदय पढ़ा, ये जो नरेंद्र कोहली जी ने लिखा, महासमर एक है और अभ्युदय दूसरा है। अभ्युदय पढ़ा, वहां पर उसका उत्तर मिलता है। ऐसे में जब हम कुछ पढ़ने लगते हैं तो आपको समझ में आता है कि जीवन की वैल्यू जो है वो वैल्यू एडिशन कहाँ पर जाएंगे। आप इधर घूमने जाते हैं, दुनिया में बहुत सारे ऐसे लोग हो सकते हैं जो आज अगर चाहें तो अभी 1 घंटे बाद में दे कैन मूव टू कैलिफोर्निया, और वो रात को कैलिफोर्निया पहुंच जाएंगे, सुबह उसके बाद में टोरंटो पहुंच जाएंगे, फिर उसके बाद में ऑस्ट्रेलिया पहुंच जाएंगे, कहाँ तक जाएंगे उसके बाद में। इसीलिए तो आज हो रहा है ना कि मंगल पे कॉलोनीज बनाई जाए, चांद पे कॉलोनीज बनाई जाए, बिकॉज अब कहाँ जाएंगे। जो आदमी एक किसी बहुत छोटे रिमोट गांव में है वो जयपुर में आना चाहता है, जो जयपुर में है वो बंगलौर जाना चाहता है, जो बंगलौर में है वो मुंबई दुबई जाना चाहता है, जो दुबई में है वो US जाना चाहता है। एक एक क्रम करते बढ़ते चले जाएंगे तो आगे जाएंगे कहाँ तक। तो मूल हमारे अंदर है, हमारे मन में है। तो जो प्रधानमंत्री जी ने मन की बात की, तो एक्चुअली अपने मन की बात हमें सुननी पड़ेगी। तब ये लगा कि एंकरिंग, कॉर्पोरेट्स, ग्लैमर, ये सब अपनी जगह होना चाहिए, इसमें गलत नहीं है। आपकी भव्यता भी होनी चाहिए, सौंदर्य भी होना चाहिए, श्रृंगार बोध भी होना चाहिए, लेकिन उसके साथ साथ में आप अपने आप को भूले नहीं, अपने आप को आत्मविस्मृत नहीं करें, इसकी समझ भी आपके अंदर होनी चाहिए। तब जाकर के निकल के सामने आता है कि ये कुछ नियम आपको खुद के लिए खुद बनाने होते हैं। हर नियम सामने वाला तय नहीं कर सकता, और सामने वाला नियम तय करेगा तो आज भी सरकार को फांसीवादी कह दिया जाता है या डिक्टेटरशिप कह दिया जाता है। इमरजेंसी लग गई है, और इमरजेंसी लग गई है वो कौन कहता है? वो लोग कहते हैं जो खुद अखबारों में या सोशल मीडिया पर धड़ल्ले से गालियां देकर के आप आर्टिकल्स लिख रहे हैं, बोल रहे हैं और कह भी रहे हैं कि इमरजेंसी लग गई है। 1975 का इमरजेंसी का वो काला जो समय है उसमें क्या क्या हुआ था, ऐसा कुछ भी उसका 2% भी आज हमारे इस देश में हो रहा हो तो बताइए। लेकिन फिर भी खुल्लम खुला बोल देते हैं। हाँ, ठीक है ना, और कई सालों से चल रहा है, तो चल रहा है आराम से। नमक जिनका खाया था तो करना पड़ेगा ना। सर अभी इंडिया के सबसे हॉट टॉपिक बिहार इलेक्शंस पे चलेंगे, बट उससे पहले एक आपके चैनल के बारे में राय लेना चाहता हूँ। ये चैनल जब आपने शुरू किया तो ये जो टॉपिक्स आप लेते हैं इतने सेंसिटिव, मतलब मैं पहले ही बोल रहा था कि सेंसिटिव हैं, पॉलिटिक्स ले लेते हैं, रिलीजन ले लेते हैं, और उसके अलावा नेशनलिज्म से रिलेटेड बहुत सारे टॉपिक्स ले लेते हैं, दूसरे कंट्रीज़ के अंदर, जैसे आप अभी रिसेंटली इंडोनेशिया पे बना रहे हैं काफ़ी कंटेंट, तो इतने सेंसिटिव इश्यूज पे ही आपने चैनल क्यों बनाया? देखिए, सेंसिटिव इश्यूज की बात नहीं है, बात सच्चाई की है कि सत्यता के साथ में आप करें। मैं बचपन से ये सुनता आया था कि अखंड भारत हमारी परिकल्पना में है, जहाँ पर हम भारत के साथ साथ में पाकिस्तान, बांग्लादेश की बात करें। मैं अभी एक वीडियो बनाने भी वाला था, मैं इसको छोटा सा पॉइंट देता हूँ कि हम लोगों ने ये सुना कि हम भारत को विश्व गुरु कहते हैं, धर्म गुरु कहते हैं, तो क्या वो देश जो विश्व गुरु था, धर्म गुरु था, उसकी सीमाएं या उसका प्रभाव केवल अभी का वर्तमान भारत या अखंड भारत या एशिया तक सीमित रहा होगा, उसके आगे नहीं गया होगा? हम लोग ये भी सुनते हैं कि भगवान परशुराम ने 21 बार इस धरती को क्षत्रिय विहीन कर दिया था। मतलब ये होता है कि क्षत्रिय विहीन करने का मतलब धरती को विजित कर लिया था। तो अगर 21 बार धरती को विजित किया था तो कहीं तो किया होगा। क्षत्रिय विहीन करने का मतलब कि धरती को विजित कर लिया था। विजित कर लिया था तो किसी दिशा में किया होगा, किसी क्षेत्र में किया होगा। तब हम देखते हैं कि आज भी वेस्टर्न सिविलाइजेशन में वो लोग जो जिन्हें कैल्ट कहते हैं, तो वो कैल्ट एक संस्कृति भी रही है, और वो लोग दगड़ा, ये DAGDA ये एक वर्ड है, उसे पूजा करते थे, और वो आज भी वो लोग हैं वहाँ पर, वो लोग आज भी पूछते हैं। और दगड़ा इज एक्चुअली सिमिलर टू द भगवान परशुराम।
तो ये पूरा का पूरा जो कम से कम यूरोप हम बात करें, ये पूरा का पूरा यूरोप भारतीय संस्कृति से ही आच्छादित था। एंड देन आफ्टर लोग आते हैं, बेसिकली बात करें तो ये समय होता है 2000 साल पहले, जब जूलियस सीजर का, रोम के जूलियस सीजर का फ्रांस के साथ में युद्ध होता है। एंड देन आफ्टर, और ये कब की बात है, 2000 साल पहले से केवल 58 साल पहले की, यानी 58 BC की बात है, यानी कि यीशु के जन्म से कुछ समय पहले की बात है। इसको आप बहुत छोटे में कनेक्ट कीजिएगा कि हर चीज को 2000 साल पहले से ही क्यों जोड़ा गया है, कैसे जोड़ा गया है। आप बात करें सुपरमून की बात करें, अभी शरद पूर्णिमा का समय गया, अब शरद पूर्णिमा पे सुपरमून होता है। क्या ये कोई स्पेशल तिथि, एक पर्टिकुलर डेट है? तिथि है। बिकॉज हमारा पंचांग बहुत ही एक सभ्यतागत है, बहुत साइंटिफिक है, बेसिकली बहुत वैज्ञानिक है। इसलिए शरद के ऋतु में जो पूर्णिमा पड़ती है, शरद पूर्णिमा जो होती है, उस पर सुपरमून होता है। लेकिन क्या सुपरमून की कोई एक पर्टिकुलर डेट है? आपने डेट बना दी 25 दिसंबर या 1 जनवरी, या आपने कह दिया कि रात को 12 घंटे का दिन और 12 घंटे की रात हमने सुनी है, लेकिन आपने रात को 12 बजे दिन निकाला और दिन के 12 बजे आपने रात शुरू कर दी, AM PM। बिकॉज आपकी सत्ता सब जगह थी, आपने कॉलोनियल माइंडसेट के साथ में कॉलोनी बना ली, और इंग्लैंड में जिस समय 12 बजते हैं उस समय उनका दिन उगा करता था, और जब दूसरे 12 बजते उनका रात हुआ करती थी। वही चीज आपने पूरी दुनिया में थोप दी। तो उन्होंने थोपा हमारे पर्वों को भी, अपने संतों के, अपने संत को मैं क्या कहूं, लेकिन सेंट्स हैं, चाहे वैलेंटाइन हो या कोई और हो, अपना सेंट के नाम से देना शुरू किया, अपनी तिथियां कैलेंडर देना शुरू किया। बिकॉज आप लोग वॉर में ऑन दैट टाइम कहीं ना कहीं जीत गए। इसे आप देव शुक्राचार्य के साथ में देख सकते हैं, असुर गुरु जो थे, अब आप सुर संग्राम के साथ में देख सकते हैं, वेद पुराणों की प्रासंगिकता के साथ में देख सकते हैं। तो आपको ये समझना पड़ेगा कि हम किस किस जगह पर थे, कैसे कैसे थे। तो मैं जब देखता था कि शास्त्रों में, यज्ञों में, हवन में हम लोग हमेशा जम्बूद्वीप भरतखंड, एक्चुअली बेसिकली रामानंद सागर की रामायण में उत्तरकांड में जब एक गीत आता है, जम्बूद्वीपे भरतखंडे आर्यवर्ते भारतवर्षे, धरती है विख्यात अयोध्या नाम की, हम कथा सुनाते हैं प्रभु श्री राम की। तो यहाँ मुझे बड़ा एक ना बड़ा अच्छा लगता था सुनने में। तो और मैं जब ये हवन देखते थे तभी भी ये आता है, उसके बाद में आपके नगर का नाम, आपके कुल का नाम, आपका गोत्र, आपका नाम, ये सब आता है। तो मुझे लगा कि अखंड भारत की हम बात करते हैं, लेकिन संकल्प तो हम जम्बूद्वीप का लेते हैं। और यूरोप और एशिया, नीदर यूरोप नॉर एशिया, ये दोनों में से कोई एक द्वीप कॉन्टिनेंट नहीं हो सकते। बिकॉज द्वीप होने की पहली शर्त होती है पानी से घिरा हुआ होना चाहिए। तो नीदर यूरोप नॉर एशिया, दोनों में से कोई भी पानी से घिरा हुआ नहीं है। तो रोम की साइड में एक व्यक्ति इधर एक मुंह करके खड़ा होता है, तो जहां उसका मुंह की दिशा है वो ईस्ट कर दिया, और जहां वेस्ट की, जहां पीठ जा रही है वो वेस्ट कर दिया। तो कोई साइंस नहीं है किसी तरीके से, ना आपके कैलेंडर में साइंस है, ना आपके पास में साइंस थी। आपने केवल शस्त्र बल पे वो चीजें जीती, और जिनके पास में साइंस थी उन्हीं को गुलाम बना करके, उन्हीं के माध्यम से अपने उसको विज्ञान को बनाया। हमारा विज्ञान पूरा का पूरा प्रकृति प्रदत्त विज्ञान था। अन्यथा अगर आप ब्रह्मास्त्र चला सकते हैं, पाशुपतास्त्र चला सकते हैं, तो आप ऑन द टाइम भी आप कोई पेट्रोल या किसी का आविष्कार कर सकते होंगे, लेकिन नहीं किया। बिकॉज पता है कि अगर वो करेंगे तो जलवायु किस तरीके से प्रॉब्लमेटिक हो सकती है। और ना पिछले 150 साल में, जहां बिजली तो 50 साल में आई है ना, इससे पहले नहीं थी। लेकिन आज हम क्या देख रहे हैं, आप चले जाइए गुड़गांव में, दिल्ली में, मुंबई में, आपका हाल क्या हो जाता है। किसी ऑटो रिक्शा के पीछे धुआं धुआं हो जाता है। आप चेहरा आप घर पे आके बोलेंगे तो माता पिता पहचान नहीं पाए कि ये वही है क्या, हमारा बेटा जो सुबह निकल के गया था। तो जो चीज 5000 साल में, 7000 साल में नहीं हुई, वो पिछले 150 साल में हो गई। तो उसका रीजन क्या रहा? बिकॉज आपने प्रकृति को छोड़ा। और भारत वो देश था, सनातन संस्कृति वो देश थी, वो जगह थी जहां पर प्रकृति को हमेशा पूजा गया, और उसके अनुसार में ही विकास किया गया। अभी प्रकृति के अनुसार विकास नहीं किया गया, असुरों के हिसाब से विकास किया गया, जो मेरे लिए हो। यानी कि जो कुछ है वो मेरा है, और जो कुछ है वो मेरे लिए ही है। तो ये तो असुर वाली चीज हुई ना। तो यहां से मैंने सोचा कि इसको शुरू करते हैं। और हमारा जो मिनिमम एरिया है, कम से कम नॉट ओनली सांस्कृतिक बट पॉलिटिकली भी, वो जम्बूद्वीप कहा जाता है। और जम्बूद्वीप का वर्णन इतना ज्यादा आता है कि आज के जब राजसूय यज्ञ के दौरान सम्राट युधिष्ठिर के चारों भाई अर्जुन, भीम, नकुल और सहदेव जाते हैं, तो चारों दिशाओं में जाते हैं। और अर्जुन जो है वो आज के साइबेरिया तक जाकर के आते हैं। ये वर्णित है महाभारत में। लेकिन महाभारत को क्या कह दिया गया कि महाभारत अगर लिखे रखेंगे घर में तो लड़ाई हो जाएगी। डाइवोर्स आपके यहाँ पर होते हैं, तलाक आपके यहाँ पे होते हैं। हमारे यहाँ विवाह विच्छेद की परंपरा नहीं है, लेकिन लड़ाई हमारे यहाँ हो जाएगी। तो आपने क्या किया, एक पूरा जियोपॉलिटिकल बुक जो है वो हमारे घरों से बाहर निकाल दी। ये आपका नैरेटिव था जो यहाँ पर उन्होंने सेट किया। तो इस सारा का सारा जो लड़ाई है ना अजय भाई, इस सारी की सारी लड़ाई नैरेटिव की है कि आप परसेप्शन कैसे क्रिएट करते हैं। तो मुझे लगा कि सांस्कृतिक बाउंड्रीज की बात भी करें, पॉलिटिकल बाउंड्रीज की बात करें, और एक चैनल ऐसा बनाया जाए जिसकी टैगलाइन हो
पुनश्च जम्बूद्वीप आखिर कब मिटेंगी गोरों की खिंची लाइनें। और पहली बार 2021 में जब मैंने कॉन्फ्रेंस किया, जम्बू टॉक्स रखा कि जम्बूद्वीप टॉक्स की जगह जम्बू टॉक्स रखते हैं, मैप पूरा लगाते हैं, JAMBOO ऐसे करके जम्बू नाम रखा। और 2021 में जब कॉन्फ्रेंस किया 5 दिन का इस टैगलाइन के साथ में, 5 दिन में 25 सत्र रहे, लगभग 40-50 स्पीकर्स आए। 2022 में उसका इनॉग्रेशन बाबा रामदेव ने किया था और लॉ मिनिस्टर ऑन द टाइम जो आज हैं अर्जुन राम मेघवाल जी उसकी क्लोजिंग में आए थे। हमें बताया गया था कि इसको काफ़ी अच्छे लेवल पे देखा गया है कुछ प्रोग्राम्स को। 2022 में अगस्त में प्रधानमंत्री जी ने पहली बार लाल किले से बोला था कि हमें कॉलोनियल माइंडसेट से मुक्त होना होगा। हमने 9 महीने पहले 25 भाषण किए थे इस एक लाइन पे, पुनश्च जम्बूद्वीप आखिर कब मिटेंगी गोरों की खींची लाइनें। हमने उस समय ये कहा था कि भारत कृषि आधारित देश नहीं है, ये हम लोग कृषि प्रधान देश जो होते हैं, भारत कृषि प्रधान देश नहीं है, भारत ज्ञान प्रधान देश है, विज्ञान प्रधान देश है। ये उन महान सेनापतियों का देश है जिनके कंधों पर महान गणराज्यों की नींव रखी गई है। तो कृषि एक प्रमुख आधार रहा है लेकिन कृषि प्रधान नहीं है, ये बात भी उसके बाद में निकली है। तो कहीं ना कहीं चैनल या फिर जो एक टैगलाइंस है, जो हमारा परसेप्शन है, जो विमर्श है, बिकॉज नैरेटिव वो जो तोड़ने का काम करता है, विमर्श वो जो जोड़ने का काम करता है। तो हम उसी जोड़ने के काम को आगे बढ़ा रहे हैं कि किस तरीके से अपने सांस्कृतिक और अपने राजनीतिक पहलुओं को आगे लेकर के जाए। बिकॉज राजनीति जो करेंगे तो चाणक्य की करनी पड़ेगी, विदुर की करनी पड़ेगी, कणिक की करनी पड़ेगी। आज संसार पॉलिटिक्स करता है और पॉलिटिक्स करने के लिए आपको 14वीं सदी में जाना पड़ता है। 14वीं सदी कितने साल पुरानी है? 700 साल पुरानी। और मैकियावेली पॉलिटिकल साइंस के तौर पर पढ़ाई जाती है, चाणक्य नीति नहीं पढ़ाई जाती। लेकिन असली अर्थशास्त्र समझना है, असली राजनीति समझनी है तो चाणक्य को पढ़ना पड़ेगा, लेकिन नहीं पढ़ाई जाती। तो समय आएगा, वो भी बदलेगा, बहुत सारी चीजें बदल रही हैं। ये बात है, बदल तो रही है। लेकिन मुझे मतलब मेरा एक सवाल था कि ये नाम यही क्यों रखा चैनल का, जम्बू टॉक्स। अब मेरे को बहुत गजब तरीके से समझ में आ गया और आपने इतना समय लेकर इसको समझाया, आपकी जिस एनर्जी से समझाया, मुझे लगता है कि सबको समझ में आ गया होगा कि आदमी मतलब मैं वर्ड आदमी यूज़ कर रहा हूँ, नॉट टू डिमीन सर, बट जस्ट आई एम टेलिंग यू कि एक आदमी एक चैनल का नाम इतना गजब तरीके से सोच के भी रख सकता है। मुझे नहीं इसका वो था। तो सर अमेजिंग, मतलब बहुत इंप्रेसिव। अब अपन सर आगे चलते हैं। अभी जो अपने इंडिया में जो चल रहा है और बहुत क्या बोलते हैं कवरेज भी इस चीज़ को मिल रही है, बिहार इलेक्शंस को। जी। और कवरेज मिले भी क्यों ना, इतनी सारी पार्टीज हो गई हैं। कई पार्टियां तो इस चुनाव से पहले बिहार में थी ही नहीं, और कई पार्टियां थी तो वो जैसे बीएसपी भी वहाँ पहुंच गई, बोल रही मैं सारी सीटों पे लड़ूंगी। तेजस्वी और तेज प्रताप अलग अलग 2 पार्टी से आ गए हैं। चिराग पासवान खुद हैं, उनके चाचा जी वो दूसरी पार्टी से हैं, वो भी उतर चुकी है। महागठबंधन का अपना जो चल रहा है चल ही रहा है, इधर बीजेपी एनडीए भी अपना लगे हुए हैं। तो सर इस पे ओवरऑल एक बिहार इलेक्शंस पे आपकी संजीदगी वाली जो स्टडी है उसके हिसाब से पूरा समझाएं कि आखिर हो क्या रहा है बिहार में। देखिए, बिहार इलेक्शंस है ना बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत ये है ना। कुछ इलेक्शंस जो होते हैं, उत्तर प्रदेश की बात करें, बिहार की बात करें, जैसे भारत तो पूरा की पूरा राजनीति से भरा हुआ देश है, तो आप किसी भी स्टेट को छोड़ नहीं सकते। आप केरल की बात करेंगे वो भी महत्वपूर्ण है, महाराष्ट्र की बात अपनी जगह महत्वपूर्ण हो जाती है, दिल्ली भी अपनी जगह बहुत महत्वपूर्ण था कि अगर आप पूरे देश की सत्ता में तीसरी बार आप चुन के आए हैं लेकिन दिल्ली में आप विजित नहीं हो पा रहे हैं तो बड़ी बात हो जाती है। तो बंगाल की अपनी जगह महत्ता है। नॉर्थ ईस्ट की जगह अगर वही पार्टी, जब लव जिहाद की बात आती है तो केरल में क्रिश्चियंस के साथ में होती है, और वही पार्टी जब क्योंकि नॉर्थ ईस्ट में होती है तो अलग हो जाती है। बिकॉज नॉर्थ ईस्ट में लगातार जो रिलीजन चेंज है, कन्वर्जन है, वो बहुत ज़्यादा चल रहा है। एक स्टेट जो है 90% तक क्रिश्चियनाइज हो चुका है, और ये स्थिति आ गई कि आपको शवदाह करने के लिए ज़मीन नहीं मिलती उस जगह पे, और लोग जो है वो बांग्लादेश के पास जाकर के नदी के नीचे और है ना गाड़ते हैं। तो ये स्थिति आ गई कि एक व्यक्ति को शवदाह करने के लिए जमीन, ये मणिपुर जैसे स्टेट्स का हाल था, वहां पर मेघालय में ये हाल था। क्यों? क्योंकि जब एक जगह आपकी, जिसकी मैं बात कर रहा था कि मैं ही मैं हूँ, मेरे अलावा कुछ और है ही नहीं, बिकॉज मैं एक किताब के सहारे चलता हूँ। तो जो किताब के सहारे चलेगा उसकी जगह पर ये सब चीज़ें होती हैं। तो दिखाने के लिए वो अलग ज़रूर करेंगे, परसेप्शन क्रिएट करने के लिए कि हम कितने अच्छे हैं, हम कितने उदार हैं। लेकिन जब वाकई में आप अपनी वास्तविकता पे आते हैं, तो यथार्थ पर आते हैं, तो यहाँ पर सच्चाई मालूम चलती है। तो उन लोगों को पता होती है जो उसको स्टडी करते हैं, या फिर वो जो हम वहाँ पर रहते हैं या समझना चाहते हैं उस चीज़ को, वरना तो लोगों को गोलगप्पे खाने से फुर्सत नहीं होती है। तो आप बिहार इलेक्शन की बात, इसलिए मैंने कहा बिहार अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है, बिकॉज बिहार से बहुत लोग आए हैं। आप जेपी की बात करें, राम मनोहर लोहिया की बात करें, और ऐसे बहुत सारे नाम हैं, जो आप कर्पूरी ठाकुर की बात करें, तो ये सब वो नाम हैं जिन्होंने भारत की राजनीति पर बहुत गहरा प्रभाव जो है अपना डाला है। और बिहार ये वही जगह है जहाँ पर नालंदा जैसा यूनिवर्सिटी हुआ करती थी, जिसे जलाया गया, और जिसने उसको जलाया उसके नाम पर भारत में पूरा का पूरा एक शहर बसा, बख्तियारपुर।
की हम बात करें, बख्तियार खिलजी ने जैसे पूरा का पूरा जमींदोज किया, 6 महीने तक ऐसा कहते हैं कि उसका पुस्तकालय जो है वो चलता रहा। हमारी कमी रही होगी किसी न किसी तौर पे कि हाँ, हम उस समय नहीं जीत पाए, हमने शस्त्र उठाना कम किया या कुछ भी रहा हो, लेकिन कहीं ना कहीं हमारी भी अपनी जगह कमी रही होगी। लेकिन नालंदा जैसी भूमि पर जहां हम बात करते हैं कि सिकंदर पूरी दुनिया में आया, अलेक्जेंडर पूरी दुनिया में आया, लेकिन जब वो भारत की भूमि पर आता है तो बिहार से आगे नहीं बढ़ पाता है। राजा पुरु की सेनाएं उसे रोक देती हैं, जिस पुरु को भी भारत की फिल्मों में दिखाया जाता है कि वो जंजीरों में कैद हो गया। असल में अलेक्जेंडर जो है, जिसे हम सिकंदर के नाम से जानते हैं और संस्कृत निष्ठ बात करूं तो अलक्षेंद्र के नाम से भी जानते हैं, वो राजा पुरु के हाथियों के सामने टिक नहीं पाया था और उसके बाद में दुनिया में वो कहीं विजित भी नहीं हो पाया, वो जाते जाते मर गया। तो वो उसकी हालत बहुत खराब हो गई थी। इसलिए भारत पर कब्जा करने का सपना बहुत लोगों का सपना रहा है। इसलिए आज भी गजवाई हिंद की बात होती है, लेकिन दुनिया ना कम्युनिस्ट, ना क्रिश्चियंस, ना इस्लामिस्ट, रेडिकल इस्लाम की बात कर रहा हूँ, इन तीनों में से कोई भी भारत पर पूरे तरीके से कब्जा नहीं कर पाया है। 47 से पहले पाकिस्तान बांग्लादेश को तोड़ा गया, वो और बात है, लेकिन भारत में आज भी नाम के या काम के 150 करोड़ हिंदू, कम से कम 120 करोड़ हिंदू तो रहते हैं इस, और ये पूरे विश्व के लिए अचंभे का विषय है, क्योंकि किसी भी देश में अगर 100-150 सालों तक इस तरह की शक्तियों का राज हो जाता है तो वो देश अपने मूल कल्चर से पूरी तरह से विनष्ट हो जाता है, उसका विनाश हो जाता है। भारत एक हथप्रभ का विषय, आश्चर्य का विषय दुनिया के लिए कि भारत कैसे बच गया। तो बिहार वो एक जगह है, ये कल्चर की भूमि है, नालंदा की भूमि है, पाटलिपुत्र की भूमि है, बिहार चाणक्य की भूमि है। ऐसे में अगर बिहार आएंगे तो आपको राजनीति का क ख का पूरा समझना पड़ेगा, आपको पूरी बिसात जो है वहां पर बिछानी पड़ेगी। सोचने वाली बात आ जाती है कि 20 साल से नीतीश कुमार की सरकार है, मैक्सिमम टाइम भारतीय जनता पार्टी के साथ में रही है, कुछ समय तेजस्वी यादव के साथ में उन्होंने सरकार चलाई। अभी भी मैंने एक पोस्ट देखा जिसमें तेजस्वी कहते हैं कि भैया नीतीश कुमार फोन लगा रहे हैं कि भतीजा फोन उठा लो, अब की बार नहीं पलटेंगे। तो ये सब चीजें चल रही हैं उनके साथ में। वो भी है ना, मुकेश साहनी के VIP के साथ में भी, जीतन मांझी के साथ में किसी को मछली खिलाते हैं, हेलीकॉप्टर में बैठ के किसी को कुछ कराते हैं। लेकिन अब कौन किसके साथ में जाने वाला है? देखिए, भारत की जनता अपने आप में बहुत ही ना समझदार है। बिहार के लोग बहुत बुद्धिमान होते हैं, बहुत मेहनती भी होते हैं। इसलिए आप देखेंगे कि बिहार के यहाँ से बहुत IAS जो UPSC कैडर है वो बिहार के यहाँ से बहुत निकलता है। तो बिहार में डेंसिटी बहुत है, बिहार ने बहुत कुछ देखा है, बहुत कुछ झेला है, इसलिए बिहार को आप सामान्य ले ही नहीं सकते। ये है कि बिहार को जाति का एक बहुत है ना अड्डा बना दिया गया, उसका तो पूरा एक है ना कुरुक्षेत्र वहीं पर डाल दिया गया कि जातीय समीकरण कैसे बिठाने हैं, तो बिहार को आपको समझना पड़ेगा। इसलिए बिहार से अभी भी जाति वाली चीज गई नहीं है। वहां पर मुकेश सहनी का नाम भी आएगा, VIP पार्टी का भी नाम आएगा, तो चिराग पासवान का नाम भी आएगा, तो उपेंद्र कुशवाहा का नाम भी आएगा, जीतन राम मांझी का नाम भी आएगा, नीतीश कुमार अपनी जगह है। अब इस समय प्रशांत जो है वो प्रशांत किशोर अपना काम कर रहे हैं। तो किसी ने भी कच्चा गेम नहीं खेला है। तो आप ये सोचे कि नरेंद्र मोदी और अमित शाह के अलावा कोई दूसरा है ही नहीं, तो ऐसा होता नहीं है। इसलिए उन्हें भी कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है। आप ये भी देखिए, साथ साथ में बिहार इलेक्शन के समय में ही गुजरात में पूरा का पूरा खेल पलट दिया गया, पूरी कैबिनेट बदल दी गई। तो केवल मुख्यमंत्री को छोड़ करके बाकी सबके इस्तीफे ले लिए गए। हर्ष सांघवी जो है वहां पे उप मुख्यमंत्री बन जाते हैं। तो ये भी बताता है कि असलियत में, और पहली बार बिहार में, अब तक बिहार में हमेशा रहा है कि नीतीश कुमार को ज्यादा सीटें मिलती थी, भारतीय जनता पार्टी को कम सीटें मिलती थी। इस बार दोनों को 101 सीट मिली है और चिराग पासवान को 29 सीट मिली है। तो जो मैंने जो शक्ति की बात की थी कि वो एक गाना था ना कि झुकती है दुनिया झुकाने वाला चाहिए, तो वही स्वामी विवेकानंद ने कहा है कि शक्ति ही जीवन है, निर्बलता ही मृत्यु है। तो शक्ति ही जीवन है। आप कितने शक्ति में है ये समझना पड़ेगा। उसके लिए आपको आपके क्या बलिदान हुए हैं, आपका क्या आपने प्रपंच रचा है, क्या आपने जीवन में झेला है, वो दूसरा है। लोग स्ट्रगल नहीं देखते हैं, लोग सक्सेस देखते, सफलता देखते हैं। तो लोगों को पता है 2014 में कैसी सफलता मिली, 19 में कैसी मिली, कैसे योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश में सत्ता में आते हैं, कैसे अगर साइकिल पर दो लड़के चलते हैं फिर साइकिल पंक्चर हो जाती है, क्या सब कुछ लोगों ने देखा है। तो बिहार की राजनीति बड़ी दिलचस्प मोड़ पर है। इसलिए ये कहना आसान नहीं है कि ऊंट किस करवट बैठेगा, लेकिन ये पक्का है कि बिहार में लालू यादव का जंगल राज अब नहीं चल सकता है, ये जरूर है। और ये भी आप मान के चलिए कि अगले 5 साल में, इसी साल में नीतीश कुमार अब और आगे नहीं बढ़ पाएंगे। ये मेरा अपना पर्टिकुलर परसेप्शन है। नीतीश कुमार को आगे रख करके भारतीय जनता पार्टी या NDA जरूर चल रहा है और चलना भी चाहिए। बिकॉज देखिए, नरेंद्र मोदी एक वो व्यक्तित्व भी है जो किसी को पूरा सम्मान देते हैं, लेकिन जितनी आपकी औकात है उतना ही देते हैं।
और जब तक आपकी आवश्यकता है, ऐसा नहीं है कि आपको है ना निकाल करके बाहर फेंक दिया जाएगा, आपको निकाला भी जाएगा तो भी आपको किसी न किसी तरीके से पूरे सम्मान से रखा जाएगा। आपकी आपकी जितनी मूलभूत आवश्यकताएं हैं, आपका सम्मान है, आपकी डिग्निटरीज है, उसमें कहीं कोई कमजोरी नहीं होगी। लेकिन अगर आप काम के नहीं हैं, आप जनता के काम के नहीं हैं, आप संगठन के काम के नहीं हैं, आप सत्ता सरकार के काम के नहीं हैं, तो फिर आप केवल और केवल इसलिए कि मैं इस कुर्सी पर बैठा हूं और मेरे अलावा कोई दूसरा नहीं बैठ सकता, तो नहीं, ये नहीं चलेगा, ये बिल्कुल नहीं चलेगा। ये नरेंद्र मोदी, ये अमित शाह, ये उस तरीके के व्यक्ति हैं, इसलिए ये ऐसे किसी लोगों को ना तो पसंद करते हैं, और अगर कोई ऐसा करता है तो उसको किसी और तरीके से संदेश भी देते हैं। ये इसलिए मैंने गुजरात वाली बात की थी, ये पूरी की पूरी कैबिनेट बदल जाती है कि अगर आप कुछ भी गलत करेंगे, आपको लगेगा कि हमारी बपौती है, ये हमारी है, हमारे अलावा इसको कोई छेड़ नहीं सकता, आंख नहीं लगा सकता, तो एक ऊपर आंख बैठी है बड़ी, तो वो आंख सबको देख रही है, और बहुत उसका, वो भारतीय जनता पार्टी फीडबैक पे काम करने वाली पार्टी है, तो वो उस तरीके से उसको देखती है। इसलिए मैंने बिहार में कहा कि दे नो कि आज चाहे हम कितने भी बड़े क्यों ना हो गए हो, कितना भी धन हमारे पास में क्यों ना हो, कितने भी पूंजीपति क्यों ना हो, कितने भी उद्योगपति कॉर्पोरेट्स घराने हमारे पास क्यों ना हो, लेकिन फिर भी ये बिहार है। आप लालू यादव को भी खारिज नहीं कर सकते, आप तेजस्वी यादव को भी खारिज नहीं कर सकते, आप प्रशांत किशोर को भी खारिज नहीं कर सकते। अगर एक बार, क्योंकि 2024 का इलेक्शन हमारे सामने है, कि एक नैरेटिव सेट होता है कि एक लाल किताब लेकर के लोग घूमते हैं, उस लाल किताब में कुछ लिखा हुआ था या खाली थी अंदर से, वो छोड़ दीजिए, लेकिन लाल किताब लेके घूमते हैं कि 400 पार आएंगे तो क्या करेंगे, तो संविधान बदल देंगे, आरक्षण खत्म कर देंगे। कभी नहीं कहा गया, किसी ने नहीं कहा कि आरक्षण खत्म कर दिया जाएगा या संविधान बदल दिया जाएगा। और संविधान बदलने की बात हो तो 1947, आपने जो स्वतंत्रता की बात की थी कि स्वतंत्र निष्पक्ष पत्रकारिता होनी चाहिए, तो मैं कहता चलूँ कि आफ्टर 47 इंडिपेंडेंस के बाद में, जिसे मैं तथाकथित स्वतंत्रता बोलता हूँ अपनी तरफ से, तो दर्शक उसे कुछ भी मान सकते हैं, मैं मेरे लिए वो तथाकथित स्वतंत्रता है। वहाँ पर जो पहला अमेंडमेंट हुआ था, वो अमेंडमेंट किसके लिए था? पत्रकारिता के लिए था, कि आप जो है वो स्वतंत्र रूप से लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं, कितना लिख सकते हैं। तो पहला अमेंडमेंट ही हमारे संविधान में, जो हमारे प्रथम प्रधानमंत्री जिन्हें हम कहते हैं, वो भी मैं तथाकथित कहता हूँ, क्योंकि पहले तो मैं नेताजी सुभाष चंद्र बोस को मानता हूँ, क्योंकि उन्हें ही पूरे विश्व की सरकारों ने माना था कि ये भारत का नेतृत्व कर रहे हैं, करने वाले हैं। उसके बाद में उनकी मृत्यु हुई, या फिर वो गुमनामी बाबा के रूप में फैजाबाद में, अयोध्या में रहे, वो एक अलग कहानी, वो अलग एपिसोड है, कभी और उसकी चर्चा करेंगे, आपके साथ बैठेंगे तो लेकिन ये अमेंडमेंट तब हुआ था ऑन दैट टाइम। तो इसलिए मोदी और अमित शाह अच्छे तरीके से जानते हैं कि हम केवल यूं ही ये सोच करके कि हम बहुत बड़े हैं, काम चला लेंगे सबको साथ में मिलके, इसीलिए वो नारा बना था ना, सबका साथ सबका विकास। तो सबको साथ में लेकर के ही आप सत्ता में बने रह सकते हैं, सत्ता में आ सकते हैं, क्योंकि आपको सेवा करनी है तो सेवा कीजिए, लेकिन परिवर्तन करना है तो सत्ता में आना पड़ेगा। बिना सत्ता में आए आप परिवर्तन नहीं कर सकते। इसलिए मैंने बोला कि आप 5 साल रुक जाइए, 5 साल आप देखिए, बाद में आप देखेंगे, कम से कम 5 साल बाद देखेंगे आप कि बिहार में भारतीय जनता पार्टी का एक प्रॉपर मुख्यमंत्री आपको इस बार भी नहीं मिलेगा, क्योंकि इस बार भी बहुत कंपोजिशन की स्टेट्स है। लेकिन 5 साल रुक जाइए आप, 5 साल बाद में 2000 अगले चुनाव होंगे, आपको भारतीय जनता पार्टी का एक प्रॉपर मुख्यमंत्री देखने को मिलेगा। उसके बाद जो चीजें आएंगी वो अलग आएंगी। और नेशनल इलेक्शंस की बात करें तो 2034 का जो इलेक्शन होगा, 2034 का इलेक्शन होगा, वो बड़ा कमाल का रहने वाला है। तो 2024 के 25 में 29 और 34 की बात आप कर रहे हैं, क्यों कर रहा हूँ? लेकिन मैं आप सोचिए, मैं वही पूछना चाह रहा हूँ। 2014 में इलेक्शन हुआ था, 2001 जनरेशन कितने समय में बदलती है? 18 साल। 18 साल जो उस समय व्यक्ति पैदा हुआ 2014 में, उसके लिए अगला केंद्र का इलेक्शन कौन सा होगा? 34 का इलेक्शन, क्योंकि 18 साल का तो वो 2032 में होगा। तो जातिवाद, ये सब चीजें, रूढ़िवादिता, ये सब बदल जाएंगी। दुनिया अब इस समय कंपाउंड कंप्यूटर, हम लोग क्लाउड कंप्यूटिंग की बात करें, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात करें, स्पेस एक्स की बात करें, मंगल पे कॉलोनी या चांद पे, इन पर सब की बात करें, हम 2025 में 9 साल बाकी हैं अभी। ये वाकई में अमृतकाल है। आप अगले 9 साल बाद में देखेंगे जो नया भारत जो है वो जो बन रहा है। आप इस समय ट्रेन देखेंगे, नमो भारत की बात करेंगे, वंदे भारत की बात करेंगे, बुलेट ट्रेन की बात करेंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करेंगे, एक्सप्रेस वेज की बात करेंगे। दिखता है। मैं लोगों को कहता हूं कि आप ज्यादा गूढ़ और ज्यादा नीचे अंदर डीप में मत जाइए, आंखें खोल के रखिए, देखिए तो सही आसपास क्या चल रहा है। आपको खुद देखेगा, जब कचरा वाली गाड़ी आती है सामने तो हमको पता लगता है भारत है। भारत को 70 सालों तक तिरस्कार के तरीके से इस देश की सरकारों ने देखा है, जिसे मैंने शशि थरूर जी का नाम लिया था कि उन्होंने कहा कि बड़ी किताबें पढ़ते हैं, लेकिन वही शशि थरूर भारत में लोगों के लिए कैटल क्लास वर्ड भी यूज करते हैं। यानी कि भारत में जो गरीब है वो गरीब तो रहने के लिए ही नहीं है, वो तो कैटल क्लास है, वो तो मवेशी है। अच्छा। उसकी तो कोई अस्तित्व नहीं है, उसका तो लॉजिक ही नहीं बनता। यानी कि आप
अगर दिल्ली में रह रहे हैं द कैपिटल ऑफ भारत, तो दिल्ली का मतलब आप लुटियन जोन में है तो आपको लगेगा कि हाँ भारत की राजधानी में, लुटियन जोन से बाहर निकलिए आप बाबरपुर पहुंच जाते हैं। क्या दिखता है आपको दिल्ली? क्या वहां पर आपको भारत की राजधानी नजर आती? नहीं आती नजर में। वहां पर आपको एक अजीब सा शहर नजर आता है जिसका कोई जो बेतरतीब तरीके से बसा हुआ है, कुछ नहीं है। लेकिन वहीं पर एक पड़ोस में मेट्रो स्टेशन भी है जहां से कनेक्टिविटी बनी हुई है। 9 साल रुक जाइए आप, 9 साल में देखेंगे ये बदला हुआ भारत। उस समय जो लोग वोट करेंगे उन्हें इन बातों से मतलब नहीं होगा, इसलिए वो 2034 का इलेक्शन बड़ा जबरदस्त होगा और वो तय करेगा कि भारत की भावी विकास की दिशा क्या रहने वाली है। इसलिए मैंने कहा कि अभी बिहार इलेक्शंस में बहुत कॉम्प्रोमाइजेस हैं, सब लोगों को देखना पड़ेगा, सारे समीकरणों को समझना पड़ेगा। जिस एक व्यक्ति से आज दोस्ती करते हुए लग रहे हैं, 4 दिन बाद उसी से आप दुश्मनी कर लेंगे, उसके 4 दिन बाद आप फिर वापस से दोस्ती कर लेंगे, क्योंकि पॉलिटिक्स की तरीके से चलेगी। अब कभी उसको मैकियावेली के एंगल से देखोगे, कभी आप राजनीति को चाणक्य के एंगल से देखोगे। अगर मैं आपसे एक गेस करने के लिए कहूँ कि आपके हिसाब से बीजेपी मतलब एनडीए, बीजेपी और एनडीए आएगी, एनडीए आ जाएगी, बिल्कुल आएगी। ये क्लियर है कि एनडीए मतलब आएगी। 20 साल के राज से भी लोग परेशान नहीं हुए हैं अभी तक बिहार में। नहीं देखा, परेशान की बात क्या आती है कि अगर 20 साल पहले जिसका राज था, आपके पास में देखिए दोनों चीजें आती हैं। आप ऑप्शन किसको ले रहे हैं? आपके सामने कौन खड़ा है? आपके सामने वो व्यक्ति खड़ा है जो तेजस्वी यादव के रूप में है, और तेजस्वी यादव की अपनी कैपेबिलिटी क्या है, या अपना उनका उसके हाथ में कितना दम है, वो कौन सा दम है। अगर वो लालू यादव के बेटे ये हटा दो उसके नाम से, तो उन्होंने क्या अर्जित किया है, अपने व्यक्तिगत पुरुषार्थ से क्या अर्जित किया है, और नहीं अर्जित किया है तो फिर क्यों नहीं अर्जित किया है, आपका ऐसा क्या कारण रहा है जिसके कारण से आपको समझा जाए और सामने वाले को खारिज किया जाए। आपका जो राज था, आपने बहुत लंबा राज किया लालू प्रसाद यादव ने, तो उस लंबे राज या पूरे राज में आपने बिहार को क्या दिया था? आप वही लोग हैं ना जो राम मनोहर लोहिया के आदर्शों पर चलते हैं, समाजवाद के आदर्शों पर चलते हैं। लेकिन आपने जब आप जेल जाते हैं तो अपनी पत्नी को ही जो अंगूठा छापती, माफ कीजिएगा, मुख्यमंत्री रही है किसी एक स्टेट की, लेकिन उनको वो किसी भी तरीके से मुख्यमंत्री बनने की क्या योग्य थी? तो भारत के संविधान को, भारत की जनता को आपने अपमानित करते हुए, भारत की मिट्टी को कलंकित करते हुए आपने उनको मुख्यमंत्री के पद पर बिठाया। इससे बड़ा गैर समाजवादी तरीका क्या हो सकता है? तो आपने कहाँ के समाजवादी हुआ? अब अपने बड़े बेटे को बनाते हो, अपने छोटे बेटे को बनाते हो, अपनी बेटी को बनाते हो, पूरा परिवार आपका राजनीति में आप डालते हो। किसके लिए करते हो? तो कहां से समाजवाद किया आपने? तो क्या जनता को वो याद नहीं होगा? सही बात। तो ये मतलब पार्टीज की वॉर तो चलती रहेंगी। अभी हाल के सालों में आईटी सेल बोल के एक वर्ड गजब का फेमस हुआ है। मतलब हर पार्टी के पास में अपनी आईटी सेल हो गई हैं। डिजिटल लड़ाइयाँ चलती हैं, ट्विटर पे लड़ाइयाँ चलती हैं, यूट्यूब पे, सारे प्लेटफॉर्म्स पे चलती रहती हैं, और हर पार्टी अपने हिसाब से अपना प्रोपेगेंडा बनाती हैं। अब एआई भी आ गया है। अभी पिछले चुनावों में अमित शाह साहब की वो जो आवाज़ को लेके साउथ में कुछ चला दिया था। तो आपको क्या लगता है इंडिया कितना रेडी है इस डिजिटल वॉरफेयर को देखने के लिए आने वाले इलेक्शंस में? देखिए, भारत हमेशा से हर चीज़ के लिए तैयार है। तो भारत वो देश है जो सुई से लेकर के, यहाँ पर सुई भी बिकेगी तो यहाँ पर आप बड़े से बड़ा हेलीकॉप्टर, कोई है ना, कोई स्पेस क्राफ्ट, कुछ भी कर लीजिए, ये यहाँ पे हर किसी के लिए जगह। तो भारत हमेशा से तैयार रहा है। इसलिए 7000 सालों से, मैंने जो बोला, कम से कम 7000 सालों की बात कर रहा हूँ, इससे पहले हम बहुत पीछे जा सकते हैं। तो बना हुआ है, न केवल बना हुआ है बल्कि अपने धर्म, संस्कृति को, विज्ञान को यहाँ पर आज भी बनाया हुआ है। आज भी यहाँ पर पांडुलिपियां हैं। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज व्हाट बेसिकली, कृत्रिम, अगर हम बात करेंगे, आज हम रोबोटिक सर्जरीज की बात करें तो आज हमारे देश में, जहाँ पहले हम देखते थे कि प्रेग्नेंट वुमेन्स हुआ करती थी, तो जब सर्जरीज हुआ करती थी तो बड़ा बड़ा चीरा लगा करता था। आपने पहले देखे होंगे कि हमारी माताओं बहनों की है ना पेट पर बड़े बड़े निशान, स्टिच मार्क्स आया करते थे। आज क्या है, एक बहुत छोटा सा चीरा लगता है। रोबोटिक आर्म जो है वो अंदर जाने लग गई है, और एक व्यक्ति जिसमें मानवीय संवेदना है, जो ह्यूमन इंटेलिजेंस है, वो बाहर मॉनिटर पे उसको देख रहा है, और रोबोटिक आर्म अंदर जाकर के वो सारा का सारा काम कर रही है। और बहुत छोटा सा आपको एक प्रिसीजन, जिस तरह से ऑपरेशन सिंदूर में हमने देखा, बहुत प्रिसाइज अटैक हुए, और अमेरिका क्यों हिला? बिकॉज हमने बेसिकली पाकिस्तान को नहीं, हमने अमेरिका को फोड़ दिया। और वो भगवान भी उसको होता है कि भगवान भी उसके साथ में होता है जो सत्य के साथ में, धर्म के साथ में होता है। तो शायद हमारी सेना को भी पता नहीं था कि ना वहां पर उस पहाड़ पे क्या है, उस बेस पर क्या है, लेकिन उधर ही हुआ पूरा का पूरा अटैक। तो इतना प्रिसाइज अटैक हुआ कि हम लोग वो नहीं है कि साहब रूस यूक्रेन का युद्ध चल रहा है, 1 साल हो गया, 1.5 साल हो गया, 2 साल हो गया, चले आप 3 दिन में बात खत्म करेंगे। महाभारत का युद्ध इतना बड़ा युद्ध हुआ, 18 दिन में खत्म हो जाता है। रामायण का युद्ध हुआ, तो हम पूरी ताकत के साथ में प्रिसाइज अटैक करते हैं। लंका दहन करनी है, हनुमान जी कर ही आएंगे, तो इसमें समस्या हमें नहीं है। इसलिए भारत हर चीज के लिए हमेशा से तैयार है। गरीबों का देश नहीं है ये समृद्धि का देश है। इसलिए हम दीपावली मनाते हैं।
तो अभी तक जो चल रहा था ना इस देश में कि गरीबी हटाओ, तो गरीबी हटाने की बात नहीं कर रहे थे, इसलिए वो कैटल क्लास की बात करते थे कि वो गरीबी को हटाओ, गरीब को हटाओ, स्लम डॉग मिलियनियर को दिखाओ, उसको ऑस्कर दिलाओ, क्योंकि वहां पर टट्टी दिखा रहे हैं, वहां पर है ना धारा भी दिखा रहे हैं पूरा का पूरा कि भारत ये है। क्योंकि भारत वो नहीं है केवल और केवल, भारत उस ऐसे मंदिरों का भी देश है जहां पिलर्स के नीचे से साड़ियां निकल जाती हैं, कैसे टिका हुआ है, जहां पर उस पिलर को ठोकते हैं तो सरगम निकलती है, जहां पर ऐसा भी है कि ना वो एक चट्टान से, केवल एक चट्टान से वहां पर पूरा का पूरा हथौड़े से, इंजीनियरिंग से पूरा का पूरा मंदिर जो है वो कैलाश मंदिर पूरा का पूरा बन जाता है। तो ये इंजीनियरिंग हमारे इस देश में रही है। भारत हर चीज के लिए तैयार रहा है। भारत ने बहुत संघर्ष किया पिछले 2000 सालों से, शकों से किया, हुणों से किया, कुषाणों से किया, मुगलों से किया, डच से किया, पुर्तगीज से किया, फ्रांसीसी से किया, अंग्रेजों से किया, कम्युनिस्टों से किया। आज भी ग्लोबल मार्केट फोर्सेस से हमारा संघर्ष लगातार जारी है। तो ऐसे में आज भी हम हैं, तो इसलिए है क्योंकि हम हर चीज के लिए तैयार रहते हैं। इसलिए मैंने जो कहा था, लोच है तो जान है, अकड़ मुर्दे की पहचान है। हम लोच वाले लोग हैं। हम शिव जी पर जल भी चढ़ाएंगे, दूध भी चढ़ाएंगे, आंकड़ा भी चढ़ाएंगे, उस शिव को मानेंगे भी और शिव की शक्ति को मानेंगे। 9 दिन का वो भी व्रत करेंगे। बाहर जाएंगे तो भी ऐसे रहेंगे। मोदी जी अमेरिका जाते हैं, जिस देश ने उनको वीजा नहीं दिया था, पासपोर्ट नहीं दिया था, वहां जाकर के उसका कुछ खाते पीते नहीं है। शुरुआत की बात करें 2014-15 की बात कर रहा हूँ। 9 दिन तक केवल और केवल पानी पी के आ जाते हैं और उसको बताते हैं कि मैं कौन हूँ, मैं किस देश से आया हूँ। तो ये हमारी ताकत है, ये हमारे धर्म की, अध्यात्म की ताकत है, जो हमारे बहुत सहस्त्रों वर्षों से हमें मिली है। भारत हमेशा तैयार है। ठीक है, तो अभी आपने जो वर्ल्ड वाले पॉइंट ले लिया, तो इस पर एक मेरा सवाल है। जो अभी रिसेंटली, वैसे तो काफ़ी टाइम से चीज़ें चल रही थी, लेकिन जो अपने जोहो के फाउंडर है वेम्बू साहब, उन्होंने चैलेंज कर दिया कि माइक्रोसॉफ्ट को अगर कोई हरा सकता है तो अपन हरा सकते हैं, मतलब वी कैन एटलीस्ट चैलेंज देम। और फिर जोहो वहाँ से सीन में आया, और ऑलरेडी जोहो एक बहुत अच्छी वेल एस्टेब्लिश कंपनी है, प्योरली इंडियन ओनर है, सब कुछ अच्छा है। अब अचानक से सेंट्रल गवर्नमेंट का भी गजब का सपोर्ट आ गया। अमित शाह जी ने भी अपनी आईडी जोहो पे बना के ट्वीट कर दिया, और उसके बाद में मतलब लगातार सारे गवर्नमेंट ऑफिशियल सारे इन पे आने लग गए। तो क्या मैं मानूं कि ये शुरुआत है कि हम जो टेक्नोलॉजी हमारी नॉलेज को आज तक दूसरी कंट्रीज को बड़ा करने में यूज़ कर रहे थे, अब भारत सच में अपने लिए भी करता रहेगा? देखिए, आपने जो वर्ड यूज किया कि अचानक से ही हुआ, ये अचानक से नहीं होता। अचानक कुछ भी नहीं होता। राजनीति में अचानक कभी कुछ नहीं होता है। उसके पीछे जिस तरह से होता है ना कि एक बैम्बू का जो पेड़ होता है, 5 साल में जाकर के वो उगता है, लेकिन 5 साल में वो कितनी जड़ जो है वो नीचे बना चुका होता है, और 1 महीने के अंदर अंदर वो पेड़ कहाँ से कहाँ पहुंच जाता है। पहले आपको इतना भी नहीं दिखता था, 1 महीने के अंदर वो कहाँ से कहाँ पहुंच जाता है। ठीक वैसे ही पिछले 3 साल से इसके ऊपर काम चल रहा है, और ये बहुत देखा जा रहा है कि भारत दुनिया किस दिशा में जा रही है। ये शुरुआत से हम लोगों ने 2014 में नेशन फर्स्ट ये सुना, ये राष्ट्र प्रथम शब्द सुना, तो क्यों सुना? हम गुट निरपेक्ष की बात भी करते थे, हम पंचशील के सिद्धांत की बात भी करते थे, श्रीधर वेम्बू से और मोहनदास मोहनदास पाई से। बिफोर लास्ट ईयर बैंकॉक में विश्व हिंदू कांग्रेस हुई थी। आई वाज देयर, और मैं भारत के प्रतिनिधित्व के तौर पे मुझे भी वहाँ भेजा गया था, मैं वहाँ पर था, और श्रीधर वेम्बू से मिलना हुआ था वहाँ पर, टीवी मोहनदास पाई से मिलना हुआ था। और ये बहुत छोटे से गांव में आज भी रहते हैं, ही इज़ नॉट इन बंगलुरु। तो टीवी मोहनदास पाई ने कहा था कि भैया हम चाहते हैं कि आप बंगलौर रहें। वो कहते हैं कि मेरे को बंगलौर रहने की ज़रूरत नहीं है, मेरा वहीं से काम चलता है, मैं वहीं से चलाऊँगा और आगे बढ़ाऊँगा। तो लोग देखते हैं कि हमें किस तरीके से लोगों से संपर्क करना है, सरकारें भी देखती हैं। इसलिए एस गुरुमूर्ति एक बड़े बढ़िया चिंतक हैं, उन्होंने एक बड़ी सुंदर बात की थी मुझसे, एक कार्यक्रम में मिले थे कि भैया आपको पैसा कमाना है, तो अक्सर लोग सोचते हैं कि पैसा कमाने के लिए कोई भी गलत धंधों का इस्तेमाल किया जाए। अच्छे तरीकों से भी पैसा कमाया जा सकता है, लेकिन उसके लिए आपको अच्छी सोच के साथ में आगे बढ़ना चाहिए और कदम बढ़ाना चाहिए, क्योंकि लक्ष्मी जो है वो उलूक वाहिनी है। ठीक है, तो आप केवल लक्ष्मी का पूजन करेंगे तो उलूक वाहिनी लक्ष्मी आपके घर पे आएगी, लेकिन अगर आप गोविंद का पूजन साथ में करेंगे, लक्ष्मी नारायण जी की जो बात करते हैं, तो उलूक वाहिनी नहीं आएंगी, गोविंद के साथ में आएंगी, और गोविंद के साथ में आएंगी तो गरुड़ पे बैठ के आएंगी, तो परिवर्तन आ जाता है। तो इसलिए मैंने कहा कि जो जोहो के साथ में हुआ है, श्रीधर वेम्बू के साथ में हुआ है, अचानक कुछ भी नहीं है। सबीर भाटिया ने तो बनाया था हॉटमेल, उसके बाद जो चीजें आगे बढ़ी हैं। तो अगर इसमें इंटरनेट क्रांति की बात करें तो उसमें भी एक भारतीय का नाम ही आता है। तो सबीर भाटिया से लेकर के अगर श्रीधर वेम्बू की बात करें, और अगर हम आज भी मेरे हिसाब से उसका नाम जो एलन मस्क के साथ में हमेशा बैठते हैं, जेम्स मस्क के साथ में, आई थिंक शायद ही इज दर्शन श्रॉफ, धवल श्रॉफ ही इज द की टीम मेंबर। तो भारत के बिना आप आईटी की कल्पना ही नहीं कर सकते। तो पीपल नोज कि इंडियन ब्रेन जो है वो किस तरीके का है, एंड दैट्स वाई हमारा चेस में, शतरंज में हम कहाँ पर है, शूटिंग में हम कहाँ पर है। तो ये दुनिया को दिख रहा है, दबा के रखा गया हमारे पुरुषार्थ को, हमारे
सीने पे, छाती पे ना बड़ा पत्थर थोप दिया गया, ये अंग्रेजी नहीं आएगी तो तुम्हारा कुछ नहीं होगा, और बिना सभ्यता तुम्हें हम सिखाएंगे कि डाइनिंग टेबल पे बैठ के ही खाना खाया जाता है, छुरी कांटों से ही खाना खाया जाता है। आज हम बता रहे हैं कि हम कौन है, मिलेट्स का मतलब क्या है, और मिलेट्स का मतलब श्री अन्न से है। तो दुनिया को बताइए आपका होने का मतलब क्या है। दैट्स वाई भारत की जीडीपी जो है वो कितनी तेजी से ग्रोथ कर रही है। आज भारत दुनिया की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की तरफ जा रहा है। आप देखते जाइए, वाकई में विकसित भारत का जो सपना है आज हम आप और हम अपने जीवन काल में देखेंगे। ठीक है, अब ये अगर जीडीपी की बात आ जाती है तो एक कंपैरिजन होता है कि इंडिया और चाइना, जापान, हम सब आसपास ही आज़ाद से हुए, ज़्यादा बहुत फ़र्क नहीं बताया जाता है। लेकिन जो वो देश जितनी बड़ी इकोनॉमीज बन गए, और कई बार इकोनॉमीज सिर्फ पैसे के नंबर्स के आंकड़े में देखे जाती है, बट एक होता है कि उस देश ने खुद ने क्या प्रोड्यूस किया है। तो इन तीनों चारों चीज़ों को लेके अगर कोई कंपैरिजन आपकी स्टडी के हिसाब से, इंडिया वर्सेस चाइना वर्सेस जापान, और अगर आप मतलब इनको कंपेयर यहाँ तो नहीं करेंगे पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश को देखिए, मूल कंपैरिजन अगर मैं बड़े देशों के हिसाब से भारत चाइना का भी देखूं, बिकॉज जापान तो बहुत छोटा देश है, अगर हम भारत चाइना का भी देखें तो आपके उसको बहुत डिटेल में स्टडी करना पड़ेगा। मैं छोटे में दर्शकों को बता देता हूँ, चाइना 1948 से पहले एग्जिस्ट ही नहीं करता था, और चाइना नाम से कोई देश ही नहीं था। भारत की सीमाएं चाइना से कभी लगी नहीं, भारत की सीमाएं तिब्बत से लगती थी, और ये नेहरू थे जिन्होंने तिब्बत को चाइना को प्लेट में परोस के दे दिया। उस समय चाइना उसका नाम, पहले तो उसका झांगू वगैरह ऐसा कुछ नाम कहते थे। तो चाइना बहुत छोटा सा एक जगह थी, ऊपर मंगोलिया है, इधर तिब्बत है, और उसके बाद में भारत है। तो उस समय 3 शासक के नाम आपको लेना पड़ेगा, इधर नेहरू हैं, उधर माओ हैं, और उधर स्टालिन है। तो जब संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थायी सुरक्षा परिषद की स्थायी सदस्यता की बात आती थी, तो हमें ये कहा गया कि भाई हमने रूस के कहने पर भारत ने चीन को सदस्यता दे दी। ऐसा नहीं है, यहाँ पर देश नहीं है 3 कि भारत, रूस और चीन, यहाँ पर 3 लोग हैं। तो स्टालिन के कहने पर नेहरू ने संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद की स्थायी सदस्यता जो है वो चीन को दे दी। तो किसने दी? क्योंकि स्टालिन कौन था? कम्युनिस्ट। माओ उसका एक तरीके से शिकारी कुत्ता, और शिष्य जो है वो चेला चपाटा वो नेहरू के तौर पे। तो नेहरू ने अपना एक नमक, जो जिसकी मैं बात कर रहा था, नमक अदा किया कि गुरु ने कहा है, बॉस ने कहा है, तो मैं वफादार हूँ, मेरे को तो लेकर जो है वो करना पड़ेगा, चाटना पड़ेगा। तो उन्होंने माओ को दे दिया, चीन को दे दिया। अगर वो चीज़ उसी समय नहीं करते तो फर्क पड़ता। तिब्बत को क्यों दिया गया? तिब्बत के साथ में हमारी सीमाएं लगती थी। दलाई लामा आज भी तिब्बत का जो धर्म गुरु है भारत की धर्मशाला में है। तो आपको ये देखना पड़ेगा कि आपने अपने देश के साथ में किस तरीके के कृत्य किए हैं। ये चीज़ चाइना के साथ में नहीं हुई। चाइना को तो पड़ोस पूरा का पूरा, हम तो हमारे इधर से पाकिस्तान गया, उधर से दूसरा पश्चिमी पाकिस्तान, पूर्वी पाकिस्तान हो जाता है, बांग्लादेश हो जाता है, हम तो कटे। वो जितना था उससे बढ़ गया, बड़ा हो गया, उसको विश्व का एक तरीके से एकदम जैसे स्वर्ग कहते हैं, वो तिब्बत उसको मिल गया। तो उसमें और हमारा कंपैरिजन किस तरीके से किया जा सकता है? प्लस वो एक तानाशाह देश बना, करोड़ों चीनियों को मार डाला माओ ने, करोड़ों चीनियों को मार डाला, लेकिन उसके बाद में उसके बारे में पढ़ाया जाता है। भारत में इस तरीके की चीज आप सोच सकते हैं? भारत में जरा सी बात आती है तो कोई बात जीएसटी की आई, नोटबंदी की आई, कोई भी बात आई तो हम लोग तो इमरजेंसी हो गया, काला दिन हो गया, तानाशाह हो गया, फासिज्म हो गया, हिटलर शाही बनाने लगते हैं। हिटलर ने क्या किया था अपने लोगों के साथ में? क्या भारत में ऐसा देखते हैं? माओ ने क्या किया था? क्या भारत में ऐसा देखते हैं? तो आप कंपैरिजन किस तरीके से करेंगे? अब दुनिया में अगर आप तानाशाही के तरीके से आगे बढ़ना चाहते हैं तो तानाशाही के तरीके से आगे बढ़िए, और लोकतांत्रिक तरीके से आगे बढ़ना चाहते हैं तो लोकतांत्रिक तरीके से आगे बढ़िए। इसलिए हमारी और उनकी स्पीड में फर्क हो सकता है, लेकिन स्पीड में फर्क इसलिए भी है कि हमारे देश को बेचने के लिए दे वर रेडी। इसलिए 1980s में ये डॉक्यूमेंटेड आता है कि इंडिया फॉर सेल, भारत तो बिकने के लिए तैयार खड़ा था। ये तो भारत की कुछ ऐसी शक्तियां थी जिन्होंने उसका प्रतिकार किया और हम बच गए, वरना इन लोगों ने तो भारत को बेचने में किसी तरह की कोई कसर जो है वो बाकी नहीं छोड़ी थी। दे वर बेसिकली वर्किंग ऑन द साइड्स ऑफ वेटिकन, रोम के इशारे पर काम करने वाले पूरे के पूरे लोग थे, और इसीलिए ये चीज़ आगे बढ़ी है। तो भारत बचा है, उसका इसलिए मूल कारण उसके गुरुत्व में ही है। उसको इसीलिए मोदी जी ने अगर अपना एक संसदीय क्षेत्र चुना तो वो काशी को चुना, तो बिकॉज काशी में वो शक्ति है, तो वो शक्ति ही आपको शक्ति देती है, तभी आप बने हुए हैं। वरना तो कब का मोदी जी का असैसिनेशन करने का उनका प्लान तो पटना के गांधी मैदान से लेकर के लगातार चल रहा है। हाँ, ये बात भी मतलब बहुत बार हो जाता है कि बहुत सारे प्लान्स बनते हैं, लेकिन
हमारी या तो क्या आपने इंटेलिजेंस। पंजाब में ये नहीं देखा कि हाँ। जब मोदी जी ने कहा था कि है ना तुम्हारे चन्नी से कह देना कि मैं जिंदा दिल्ली लौट गया हूँ। हाँ। तो ये तो बहुत बार हुआ है इस तरीके का असैसिनेशन के प्लान्स। तो अब हम लेकिन अब हम वो वाले भारत नहीं है कि पंडित दीनदयाल मुखर्जी किसी मुगल सराय स्टेशन पर है ना कटे हुए अवस्था में रेल की पटरियों पर मिलेंगे, या फिर डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जम्मू कश्मीर जाएंगे और वापस लौट करके नहीं आएंगे, या लाल बहादुर शास्त्री जाते हैं और वो रूस जाते हैं और वहां से वापस लौट के नहीं आते, उनका उनका शव आता है वहां से लौट करके। तो अब हम वो देश नहीं। नेताजी सुभाष चंद्र बोस कभी फैजाबाद में उनकी बात आती है या ताइपे की दुर्घटना की बात आती है, अब हम वो देश नहीं है। अब हम बलिदान देने वाले देश रहे हैं, लेकिन अब हमें मरने वाले नहीं, हमें देश के लिए जीने वाले लोग चाहिए। करेक्ट। अब अपन थोड़ी सी हिस्ट्री वाला, जो क्योंकि आपको बहुत गजब का इंटरेस्ट वाला टॉपिक है, अपन उस पर जल्दी चलेंगे। उससे पहले एक मुझे मतलब पर्सनल जानना है, आजकल जो युवा है, या फिर अपन पहले मोदी से शुरू करते हैं। मोदी जी ने पहले नेशन फर्स्ट कहा, फिर उसके बाद में मेक इन इंडिया कहा, उसके बाद में वोकल फॉर लोकल कहा, और अभी 15 अगस्त को फिर से उन्होंने याद दिलाया वोकल फॉर लोकल या स्वदेशी के अपने दुकानों पे लगा दो। ये जब मोदी जी आह्वान करते हैं, और बहुत सारे हमारे देश के युवा हैं, बुजुर्ग हैं, सब लोग हैं जो मोदी जी को बहुत प्यार करते हैं, या मैं कहूँ अपने देश को बहुत प्यार करते हैं। अगर इस तरह का आह्वान कोई भी देश का प्रधानमंत्री करेगा, अगर उस इंसान के अंदर, उस देश के वासी के अंदर देश के लिए प्यार है, तो वो उसमें लग जाता है। लेकिन ये चीज़ें बहुत जल्दी ठंडी भी हो जाती हैं, ऐसा लगता है आपको? देखिए ठंडी नहीं होती है। बेसिकली ऐसा कहा जाता है कि है ना हमें बता दिया जाता है कि हम बड़ी जल्दी भूल जाते हैं, ऐसा या बोलते फिर है ना चीज़ें ऐसी हो जाती हैं। भूलता भूलता कोई नहीं है, सब याद रखता है। और आप ये देखिए ना कि आपके साथ में किसी ने बचपन में कोई गलत किया हो, हम लोग तो हमारे यहाँ तो लोग हैं ना कि ना अब इधर से कपड़ा पकड़ेंगे और वो कहाँ तक निकालेंगे उसकी, तुमने मेरे साथ में तब किया था। अब आज हम माता बहनों के बारे में कई बार बात करते हैं कि ना बैठेंगी तो आओ बहनें चुगली करें, तो इस तरीके से चीज़ें चलती हैं। तो हम कोई भूलता भूलता कुछ नहीं है, लेकिन एक परसेप्शन क्रिएट किया जाता है कि भारत के लोग ना बड़ी जल्दी भूल जाते हैं, क्योंकि उन्हें समय नहीं है। उनको क्या चाहिए? आदमी को, एक फिल्म आई थी मनोज कुमार की 70s में, रोटी कपड़ा और मकान। व्यक्ति को सबसे पहले क्या चाहिए? एक परिवार है, वो है, उसकी पत्नी है, उसके बच्चे हैं, उसके माता पिता हैं, 6-7-8 लोगों का परिवार है। सबसे पहले उसको क्या चाहिए? इसको एक घर चाहिए, मकान चाहिए जिसमें वो छत है, उसकी 2-4 कमरों का 100 गज का मकान है, रह रहा है, आने जाने के लिए उसके पास में 2 व्हीलर हो, थोड़ा सा ठीक हो जाए तो क्यों लखटकिया कार टाटास की नहीं चली, नैनो क्यों नहीं चली दुनिया में? क्यों? क्योंकि नैनो को किस तरीके से सिंबलाइज किया गया कि ये ना लाख रुपए की कार आ जाएगी, गरीबों की कार। जबकि कार का भारत में मतलब क्या था? ये कार का मतलब जो समृद्धि का प्रतीक है। अब आप लाख रुपए की कार खरीद के ले आए और किसी ने आपको बोला कि अच्छा चलो आपके पास भी कार आ गई, बड़ी बढ़िया कार है, उसे है ना मतलब ये गरीबों की कार है। तो आप कार ला करके भी अगर गरीब कहलाए तो वो कार आपके किस काम की? इसलिए वो कार नहीं चली। उस कार में सब कुछ था, बड़ी अच्छी कार थी, लेकिन नहीं चली क्योंकि कार समृद्धि का प्रतीक है। और एक सामान्य परिवार को क्या चाहिए? सबसे पहले ये सब कुछ चीज़ें चाहिए। उसको अपनी एक नौकरी चाहिए, उसके बच्चे अच्छी तरीके से पढ़ लिख जाएं। जितना संघर्ष उसने किया है, जिस तरीके से वो आगे उठा है, वो चीज़ें उसके बच्चों को नहीं झेलनी पड़े, वो उनकी अच्छे से शादी कर दे, उनको सेटल कर दे। इसलिए वो उन सब चीज़ों में नहीं पढ़ना चाहता। ऐसा नहीं है कि है ना उसकी इच्छा नहीं है, लेकिन और चाहता भी है, लेकिन वो पढ़ नहीं सकता क्योंकि उसके पास में समय नहीं है। उसका समय सारा का सारा अपने गृहस्थ में निकल जाता है। तो ये रहा है क्योंकि लोगों ने क्या किया कि आप गरीब बने रहो और आप इसी झंझट में लगे रहो, उसको आगे बढ़ने का माध्यम नहीं दिया। आज हमारे इस शहर से, जयपुर से ही, या बहुत सारे लोग जो हैं बहुत स्किल मुद्रा के ऊपर, या मुद्रा तो उतना नहीं चला, लेकिन बहुत सारे स्किल इंडिया की अगर हम बात करते हैं तो डिजिटल इंडिया की बात करते हैं, तो इसी इंटरनेट के कारण से आज हम इंटरनेट के कारण से तो लोगों से जुड़े हुए हैं। अगर मैं पिछले कई सालों से अपना काम कर रहा हूँ बिकॉज ऑफ इंटरनेट कर रहा हूँ, तो हम लोग कहते हैं कि भाई अंबानी ने ऐसा फ्री का यूज़ किया, ऐसा किया था। आज दुनिया में सबसे फ्री, अगर सबसे सस्ता इंटरनेट कहीं है, टेलीकॉम कहीं है, तो केवल और केवल भारत में है। तो भारत को बड़ा बनाने में इन लोगों का, पूंजीपतियों का, कैपिटलिस्ट का जिसे हम कहते हैं, या उद्योगपतियों का बहुत बड़ा योगदान है। तो ये भारत की जो ग्रोथ इंजन है, वो उस ग्रोथ इंजन को ये लोग रन कर रहे हैं, इसलिए इनके साथ में जुड़ के चलना पड़ता है। तो हम लोग जो भी कहते हैं ना, ये लोग राहुल गांधी उनको ये ना भैया अंबानी अडानी की सरकार है, क्योंकि उनको पता है कि अंबानी क्या कर रहा है या अडानी क्या कर रहा है। पहले आपके जो पोर्ट्स थे वो किन लोगों को दे दिए जाते थे? विदेशियों को दिया जाते थे, उनके हाथ में बटन हुआ करते थे, तो जब चाहेंगे वो करेंगे, नहीं करेंगे। 1999 में जब कारगिल वॉर हुआ था, ऑन दैट टाइम भी हमारे पास जो वॉरशिप्स थे उसे हम यूज नहीं कर पा रहे थे, बिकॉज उसका कंट्रोल हमारे पास में नहीं था, इसलिए हमें अपनी जमीन पर युद्ध भी लड़ना पड़ा। लेकिन आज ऐसा नहीं है।
जब ये सरकार सत्ता में आती है ऑन दैट टाइम से पहले आपके पास में बुलेट जैकेट्स नहीं होती हैं, लोगों के पास में आर्टिलरी नहीं होती है, जवानों के पास, फौज को बहुत दिक्कत हुआ करती है। लेकिन बजट बढ़ता है, चीज़ें बढ़ती हैं, चीज़ें लाई जाती हैं और बताया जाता है कि अब मेड इन इंडिया भी होगा, मेक इन इंडिया भी होगा, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर भी होगी। यानी कि केवल आपके इशारे से संचालित हम नहीं होंगे, आपको भी हमें बराबर का सम्मान, ये एक शब्द है, बड़ा सुंदर शब्द है, तो दर्शकों को समझना चाहिए। जब हम सम्मान बोलते हैं तो दो शब्दों में तोड़िए, सम्मान। तो बराबर का मान आप किसी को देंगे तो बराबर का मान आपको मिलेगा, लेकिन उसके लिए आपको पक्के तरीके से खड़ा होना पड़ेगा। आप पक्के तरीके से खड़ा ही नहीं होंगे तो फिर सामने वाला आपको रेस्पेक्ट क्यों देगा? उसको तो बिकॉज आप किसके साथ में चलना चाहते हो? आप हमेशा उसके साथ में चलना चाहोगे जिसके पास में ताकत होगी, शक्ति होगी। यही आपको लगा अरे तो हल्का आदमी है, तो आप उसके साथ में बिहेव भी नहीं करोगे, क्योंकि नहीं करोगे। तो इसलिए ये हुआ कि भारत को दबा के रखा गया, भारतीयों को दबा के रखा गया, उसे उठने का अवसर ही नहीं दिया गया। उसे हमेशा ये किया यू आर द कैटल क्लास, आप इसी में लगे रहिए, इसी झंझावात में लगे रहिए। पहली बार ऐसा हुआ है लोगों को, किसी लड़के को लगा कि वो भी उठ करके आगे बढ़ सकता है। एलन मस्क क्या चीज थी? अगर हम यूएस की भी बात करें, साउथ अफ्रीका से निकल करके आता है, वो कोई बड़ी कैपिटलिस्ट फैमिली से नहीं था, बड़े बिजनेस घराने से नहीं था, और कहाँ बन गया? विश्व का नंबर 1 अमीर आदमी बन जाता है, टेस्ला का सीईओ बन जाता है, स्पेस एक्स चलाता है, दुनिया को छाने का सपना देखता है। तो भारत में भी इस तरह के लोग हुए हैं। तो आज कोई लड़का सपना देख सकता है, और देखने का कारण है क्योंकि ये बदलता हुआ भारत उसको दिख रहा है। तो अब भारत भूलता पहले भी नहीं था, भूलता अब भी नहीं है, बस उसके पास अब सपनों का संसार उसे जरा वाइडर लेंस से दिखाई दे रहा है। ठीक है, अब अपन एक लास्ट सवाल और ले लेते हैं उससे, क्योंकि ये अभी बहुत पिछले 2-3 महीने से आप हमारे भूरे बालों वाला फूफा जी जिनको बोला जा रहा है, मिस्टर ट्रम्प, फिर इधर से अपने पुतिन साहब हैं, इधर से अपने जिनपिंग हैं, तो ये जो अभी जो चल रहा है, इस पूरे के ऊपर एक मतलब कहते हैं ना कि कंसोलिडेटेड व्यू आपका कि ये सब आखिर हो क्या रहा है, एक छोटा सा व्यू इन सबको मिला के, और फिर अपन इंडियन हिस्ट्री पे चलते हैं। देखिए ये जो चीज़ें चल रही हैं ये तो चलेंगी लगातार कि ना। अब आप देखेंगे ट्रम्प की बात करें, 70s में हेनरी किसिंजर की बात करें और रॉकफेलर की बात करें, ये तब भी था, उस समय भी। इवन लोग कहते हैं कि 75 में इमरजेंसी जब लगी भारत में तो उसका कारण इलाहाबाद हाईकोर्ट का कोई डिसीजन था। लेकिन उस समय आप देखेंगे यूएस में क्या चल रहा था, न्यूयॉर्क का मेयर कौन था, हेनरी किसिंजर क्या कर रहे थे, रॉकफेलर क्या कर रहे थे। मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें उनकी सबके बारे में बात की, नसबंदी के बारे में बात की, संजय गांधी के बारे में बात की, मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन के बारे में बात की, कोविड के बारे में बात की। विदिन 20-25 मिनट्स वो वीडियो डिलीट हो गया था। आई गॉट अ स्ट्राइक ऑन चैनल। सो बिकॉज आपने जो कहा कि बड़े सेंसिटिव टॉपिक्स हो सकते हैं, बड़े ब्लंट हो सकते हैं, तो हम लोग बड़ी चिकनी चुपड़ी बातें नहीं करते। थोड़ा सा उसको कष्टप्रद बातें होती हैं जो लोगों को सुनने में थोड़ा सा पचाने में दिक्कत आती है, तो उसमें कुछ भी नहीं था। देयर वाज नथिंग लाइक कि ना वहाँ पर कोई वीडियो पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन किया हो, फोटोग्राफ्स दिखाए हो, कुछ भी नहीं। केवल मैंने अपने शब्द ही रखे थे। उन शब्दों से उनको इतनी प्रताड़ना हो गई कि 25 मिनट के अंदर अंदर वो चैनल वो एयर पे जाते ही वो स्ट्राइक आ गया, वो चैनल वो वीडियो जो है वो परमानेंट डिलीट हो गया। तो बिकॉज सच्चाई जो है वहाँ पर कहीं ना कहीं थी। इसलिए भारत में अगर कुछ भी होता है तो वो दुनिया में कुछ हो रहा है उसके कारण से हो रहा होता है, तो केवल भारत के कारण से नहीं हो रहा होता है। इसलिए क्यों भारत को वो बढ़ते हुए देखना चाहेंगे? तो ट्रम्प का भी यही है ना कि वो अमेरिकन फर्स्ट को लेकर के चल रहा है, तो उसके घाटे में कौन है, उसके खाते में कौन है। और चाइना उसका कंप्यूटर किस तरीके से रहा है, पहले कैसे रहा है, चाइना को भी दिख रहा है कि भारत उठ रहा है। और भारत को उठने का मतलब है धर्म का उठना, और धर्म को ना तो इस्लामिस्ट चाहते हैं, ना कम्युनिस्ट चाहते हैं, ना क्रिश्चियंस चाहते हैं। तो वो दोनों ही अल्टीमेटली भारत के विरोध में आएंगे। अब भारत को राजनीति करनी है, कैसे करनी है, कब अमेरिका को साथ में लेना है, कब चाइना को साथ में लेना है। भारत ने बहुत शायद अभी भी है ना मोस्ट फेवर्ड नेशन का दर्जा जो है वो पाकिस्तान से नहीं उठाया था, बहुत अभी शायद उठा दिया, तो मुझे ध्यान में नहीं एग्जैक्टली, लेकिन बहुत लंबे समय तक रहा है। उसके भी अपने रीजंस रहे हैं। सामान्य जनरल परसेप्शन में कह देते हैं कि इतनी लड़ाइयाँ हुई हैं फिर भी आपने मोस्ट फेवर्ड नेशन का दर्जा दे रखा है। क्यों दे रखा है, उसका भी अपना कारण रहा है। आज भी चाइना के साथ में स्वदेशी भी हम बोलते हैं, चाइना के साथ में व्यापार भी करते हैं। क्यों करते हैं? आज दिल्ली से लेकर के और कोलकाता से लेकर के चाइना की डायरेक्ट फ्लाइट भी शुरू हो गई है, तो उसका भी कारण क्या है? तो आपको जो दिख रहा है और दुनिया में जो चल रहा है उसमें बड़ा अंतर हो जाता है। इसलिए ये तो चलेगा क्योंकि हर देश जो है वो अपने तरीके से आगे बढ़ना चाहता है, अपने लोगों को आगे बढ़ाता है। ठीक है, अब अपन चलते हैं हिस्ट्री अपने इंडिया की, जिसपे आपकी बहुत गजब की पकड़ है। जो अभी बीच बीच में आप जब बातें बताने लगे रामायण की, महाभारत की, गुरुओं की, वेदों की, तो उससे पता चल रहा है कि हिस्ट्री में आपका कितना गजब का इंटरेस्ट रहा होगा। एक जो हमेशा कहा जाता है कि भारत सोने की चिड़िया था,
या फिर भारत का स्वर्णिम काल, भारत सच में ही बहुत ही खूबसूरत खुशहाल देश हुआ करता था। तो आपने आज तक जितनी भी इस पे स्टडी की है, अगर उसका एक समराइज वे कि एक ओवरऑल इसकी छोटी समरी क्या बनती है कि भारत का सच में वो स्वर्णिम रूप क्या था, अगर उस पे आपको एक समरी में बताना हो बहुत हमारे सिंपल दर्शकों को। तरीके से अगर हम बात करें, बहुत ज़्यादा पीछे जाने की ज़रूरत नहीं है। एंगस मैडिसन एक व्यक्ति हैं, 1990s में उनकी किताब आती है, पीओसीडी पब्लिकेशन की होती है। भारत ने नहीं लिखी, आरएसएस ने नहीं लिखी, बीजेपी ने नहीं लिखी, मोदी ने नहीं लिखी, वहाँ से ही आती है, उनके देशों से ही आती है, यूरोप से, अमेरिका से आती है। एंगस इतनी मोटी सारी किताब है, उसमें साफ लिखा गया है 1750 तक तो आज का भारत है, नॉट पाकिस्तान, नॉट बांग्लादेश, भूटान, ये सब शामिल नहीं करते हैं। ये वाला जो भारत है 1/3 ऑफ जीडीपी दुनिया की रखता है। स्टिल 1750 की बात है, 1750 तक भारत का 1/3 जीडीपी ये रखता है। उसमें अगर आप इन सबको जोड़ते हैं, तिब्बत जोड़ लेते हैं पूरा का पूरा, दुनिया की 2/3 जीडीपी भारत के खाते में आ जाती है, जिसमें तिब्बत है, भारत है, पाकिस्तान है, बांग्लादेश है, श्रीलंका है, नेपाल है, भूटान है, म्यांमार है, ये सब आ जाता है। तो ये इसमें, लेकिन मैंने नॉर्थ, अब ये तो साउथ ईस्ट एशिया के देशों को नहीं जोड़ा, वो उसके पूरा का पूरा आ जाता है। तो भारत दुनिया की, आप ये कहें कि लगभग सारी जो हम लोग सुनते हैं ना कि सभई धरती गोपाल की, तो सभई धरती गोपाल की होने का मतलब ये है कि भारत दुनिया में पॉलिटिकल शासन, सांस्कृतिक शासन पूरी दुनिया में भारत का ही रहा है हर तरीके से। इसलिए हमने वसुधैव कुटुंबकम बोला कि भाई वसुधैव कुटुंब, पूरा विश्व एक परिवार है, क्योंकि परिवार ही हमारा है, हमारे अलावा किसी का परिवार था ही नहीं। हमने सबको अपने तरीके से काम करने के लिए बोला। इसका एक सिंपल उदाहरण लीजिए कि बिहार में जब मगध जिसे कहा जाता है, मगध के राजा जो जरासंध को हराते हैं, भीम जो है उनका वध करते हैं, तो उसके बाद में उनका पुत्र का नाम, जरासंध के पुत्र का नाम होता है सहदेव। तो वहां पर युधिष्ठिर राज नहीं करते, या युधिष्ठिर अपने किसी व्यक्ति को राज करने के लिए नहीं भेजते, केवल धर्मध्वजा युधिष्ठिर की रहती है। राज कौन करता है? जरासंध का बेटा सहदेव। तो राज तुम ही करोगे, तो राज करने का तरीका तुम्हें हम बताएंगे। धर्मध्वजा हमारी, भारत का ये तरीका रहा है काम करने का। हर जगह हम जाकर के अपनी नाक नहीं घुसेंगे, अपनी उंगली नहीं करेंगे, काम तुम ही करोगे। काम कैसे करना चाहिए? सत्य के साथ में, धर्म के 10 लक्षण जो है उनके साथ में, ये हम आपको प्रीच करेंगे। और उसके लिए शक्ति, शस्त्र और शास्त्र, ये हम केवल प्रीचिंग करके नहीं बताएंगे, शासन करके बताएंगे कि ये कैसे होता है। तो वो इंद्रप्रस्थ आता है, तो अयोध्या की बात आती है, पाटलिपुत्र की बात आती है, नासिक की बात आती है, उज्जैन के राजा विक्रमादित्य की बात आती है। इसलिए ये तो 1750 ये एंगस मैडिसन खुद लिख करके बता रहा है। इसलिए भारत सोने की चिड़िया नहीं है, आप इसे सोने का बाज जरूर कह सकते हैं। चिड़िया की तो कोई भी है ना गर्दन मरोड़ देगा, तो चिड़िया नहीं है, इतना हल्का नहीं रहा है भारत। तो इसलिए मैंने कहा था कि भाई 100-150 सालों तक इन लोगों का शासन जिस देश में रहा है, उसे पूरा का पूरा वो बिल्कुल बदल गया। आज आप देखेंगे बेबीलोनिया की सभ्यता इतनी बड़ी रही है, हम लोगों ने बचपन में पढ़ा है कि ना भाई दुनिया के 7 आश्चर्य, उसमें एक बेबीलोनिया के झूलते हुए बगीचे। कहाँ है वो ग्रीक सभ्यता, कहाँ है वो रोम की सभ्यता, कहाँ है वो माया सभ्यता, ये सब कहाँ चली गई? हम जिस पर्शिया की बात करते हैं, पर्शियन कल्चर की बात करते हैं, वो पर्शियन कहाँ है? ईरान में किधर चले गए वो सारे के सारे? वो एक ही शिया है या सुन्नी है? बिकॉज आपके लिए दो ऑप्शन आपको दिए गए कि या तो आप हमारे में शामिल हो जाओ, या फिर आप सर तन से जुदा, ये आपका हो जाएगा। तो 2 ऑप्शन, तो जिसको डर था वो उधर चला गया, जिसको डर नहीं था वो लड़ लिया। जो लड़ लिया तो या तो वो कट गया या वो बच गया। तो इन तीनों में से एक रहा है। भारत के लोगों ने बहुत लड़ाइयाँ लड़ी है। 2000 सालों तक हम लड़ते ही रहे हैं। तो लड़ते लड़ते कभी कभी थकन भी आती है, परेशानी भी आती है, लेकिन फिर भी हमारे यहाँ पर नागा साधु भी रहे हैं, सन्यासी भी रहे हैं, तपस्वी भी रहे हैं, और उन्होंने सब कुछ देखा है। इसलिए भारत में 2015 में 21 जून के दिन जब पूरी दुनिया ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया, सूर्य नमस्कार किया, ओंकार का उच्चारण किया, भारत का सांस्कृतिक पुनर्जागरण का, आपको वो दिन 21 जून 2015 कभी नहीं भूलना चाहिए। तो ये भारत का इतिहास का एक अलग पक्ष है जो निकल के सामने आ रहा है। अब जो ये आगे के जो सवाल हैं, ये अपने मतलब ऐसे हैं जो बहुत ही रेगुलरली सोशल मीडिया पे या फिर कई जगह पे ना ट्रेंड होते रहते हैं। उनमें से एक सवाल ये है कि बुक्स की बात करते हैं हिस्ट्री में कि भाई मुगल्स को बहुत ग्लैरिफाई किया, इसको किया, उसको किया, मराठास के बारे में उतना नहीं है, या फिर ये क्या बोलते हैं अपने, जैसे भी राणा सांगा पे बहुत बड़ा एक विवाद हो गया था, उनके बारे में उतना अच्छे से नहीं पढ़ाया गया है। फिर अपने साउथ से जो बहुत बड़े हैं उनको नहीं पढ़ाया गया, चाणक्य को उतना अच्छे से नहीं पढ़ाया गया। तो ये जो चीज़ें नहीं पढ़ाई गई, तो अब हम वापस से ये सब चीज़ें शुरू क्यों नहीं कर सकते? नहीं कर रहे हैं ना, हम क्यों नहीं कर सकते वाली तो बात ही नहीं है। हम सब कर सकते हैं, हम सब कर सकते हैं, हम सब कर रहे हैं। लेकिन मैंने वही जो बोला कि महाभारत को क्यों नहीं रखा गया। हम, आपके घर में महाभारत है या नहीं मुझे नहीं पता, हमारे जो कैमरा पर्सन है उनके घर में, लेकिन मेरे घर में है।
मेरे घर में महाभारत है, तो जितनी लड़ाई आपके घर में आपकी पत्नी से आपकी होती होगी, अगर आप शादीशुदा है तो आई डोंट नो, तो है ना, उतनी मेरे यहाँ पे भी होती होंगी। सामान्य हम सब लोग भारतीय परिवार से, मैंने आपको बोला ही था कि माताएं बहनें मिलती हैं तो आओ बहनों चुगली करें, चलता है, ठीक है ना, कोई बात नहीं है, समस्या नहीं है। लेकिन मेरे घर में महाभारत है, श्री कृष्ण का चित्र महाभारत वाला चित्र भी लग रहा है, और महाभारत पूरी है, सारे खंडों में महाभारत है, महाभारत अलग है और महासमर अलग रखा हुआ है। लेकिन ऐसा नहीं है ना, तो ये तो हो सब कुछ सकता है, लेकिन नियंत्रित आपको कौन करता है, कौन सी शक्तियां हैं जो आपको नियंत्रित करती हैं। तो 70 सालों तक, इसीलिए मैंने कहा कि भाई 10 साल तो हुआ है, मैंने 2015 की बात आपको अभी करी, तो 25 होने अभी 10 साल हुए हैं, तो 10 साल में हमको बदलता हुआ भारत दिख रहा है। 10 साल में एक लड़का जो एक जयपुर के किसी प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज से निकलता है और सपना देखता है कि मैं ये बनाऊंगा, कुछ बना लेता है। कोई है ना कोई बालों से जो है वो सड़कों पे बाल बिछा रहा है और वो सड़कें बना रहा है, कोई प्लास्टिक से बना रहा है, कोई कचरे से कुछ काम कर रहा है, बना रहा है। तो बिल्कुल जो वेस्ट से चीजें निकल के सामने आ रही है। आज आप गंगा की धार की भी बात करेंगे तो जो गंगा आपको आज से 20 साल पहले दिखाई देती थी, वो गंगा वैसी नहीं है, बहुत साफ हुई है, बहुत फर्क पड़ा है। लोगों ने कहा होगा कि नमामि गंगे वगैरह ऐसा हो गया वैसा हो गया, आप जाके देखिए, आपको पता लगेगा कि फर्क किसको कहते हैं। लेकिन उसके लिए थोड़ा जाना पड़ेगा। केवल किसी ने व्यक्ति ने अपने प्रोपेगेंडा के लिए किसी किताब में या किसी अखबार में कुछ लिख दिया तो नहीं चलेगा। चरैवेति हमारे यहाँ मंत्र था कि चलना पड़ेगा, आपको जाना पड़ेगा, खोजबीन करनी पड़ेगी। इसे सत्यान्वेषण कहते हैं कि सत्य का खोज करो, सत्य का अन्वेषण करो, और वो खुद करो, खुद से करो। किसी दूसरे की, अजय जी ने कहा है वो मैं मान के बैठ जाऊं, ऐसा नहीं चलेगा। अपना समय मैं दूं, अपने जीवन का समय मैं दूं, तब मुझे जाकर के मालूम चलेगा। वो हम अगर करना नहीं चाहेंगे तो नहीं चलेगा। उसके लिए एक अपना जीवन के लिए जो आवश्यक है वो आप अपने पास में रखिए, लेकिन यात्राएं करना मत भूलिए। हमारे लोगों ने यात्राएं करना जरा कम कर दिया, वीकेंड्स फिलोसॉफी थोड़ी ज्यादा कर दी कि आप 2 दिन के लिए जाएंगे, 2 नाइट स्टे करेंगे, आप वहां पर पॉपकॉर्न वगैरह खाएंगे, डिस्क में जाएंगे, सब करेंगे। केवल इससे नहीं चलेगा, थोड़ा कुछ दिन वहां पर रुकिए। जो एक ऐड आता था ना अमिताभ बच्चन साहब का, कुछ दिन तो गुजारिए, तो कुछ दिन तो गुजारिए किसी एक जगह पे, तब जाके उसके सायंकाल का, उसकी संध्या का, उसकी सांझ, उसके सवेरे का, वहां पे लोगों का, सभ्यता का, कैसे बोलचाली है, क्या लोकल फूड है, पता चलता है। बिना उसके आपको पता नहीं चल पाता। इस बात को बहुत गहराई से समझना चाहिए। तो एक अगली चीज है ताजमहल। अभी परेश रावल जी भी एक मूवी लेकर आ रहे हैं और उसमें भी शायद ऐसा अंदाजा है कि उसको वो बताया जाएगा कि तेजो महालय शायद उसके नीचे है। और अभी पीछे ये अपने जो जयपुर की राजकुमारी जी हैं, दिया कुमारी जी, इन्होंने भी शायद क्लेम किया था कि वो जमीन हमारी है। तो सच में आपने जो जितनी भी स्टडी आज तक की हुई है, आपके हिसाब से सच में वहाँ मंदिर है नीचे? मैं सिंपल सी बात बोलता हूँ, है ना, ये जितने भी, अगर हम मुगल्स की बात करें, इन्वेडर्स की बात करें, कहाँ से आए? अरब से आए। अरब में क्या मिलता है? लौकी मिलती है, फली मिलती है, तोरई मिलती है, पानी है, रेगिस्तानी है ना। हम हैदराबाद में जाएंगे तो हैदराबाद की 2 चीजें क्या फेमस है, आप सिंपल बताइए। एक तो बिरयानी है और एक चार मीनार। अब बिरयानी किससे बनती है? चावल से बनती है। चावल बनने के लिए सबसे मेन इंग्रेडिएंट क्या है? पानी है। वहां तो अभी हमने बात की तो लौकी भी नहीं है, तोरई भी नहीं है, फली भी नहीं है, पानी है नहीं। तो साला चावल हमारा, पानी हमारा, मसाला भी तुम्हारे पास में नहीं था। हमारी जो काली मिर्च होती थी, काली मिर्च को लेने के लिए इट वॉज अ ब्लैक गोल्ड। ये ब्लैक गोल्ड कहा जाता था काली मिर्च। इसका पूरा का पूरा इतना जबरदस्त तरीके से ट्रेड हुआ करता था, ट्रेडिंग हुआ करती थी। बड़े बड़े शिप्स थे हमारे पास में। कान्होजी आंग्रे के नाम से हमारे बहुत बड़े सेनापति हुए हैं। नेवी हमारे पास में थी। अब राजेंद्र राजा चोल की बात करें, छत्रपति शिवाजी महाराज की बात करें, समुद्र पर जिसने अधिकार किया है उसका विश्व पर अधिकार हुआ है। इसलिए इस समय भी इस वर्तमान सरकार का समुद्र पर बहुत बड़ा काम चल रहा है हर तरीके से। अभी जो है ना वाइजैक पर जो विशाखापट्टनम वहां जो पोर्ट शुरू हुआ है, इनके बारे में सब चीज, तो ये सब डॉट्स जो है वो सब कनेक्टेड है हर तरीके से। तो जब तक उन डॉट्स को धीरे धीरे हमको एक दूसरे से जोड़ेंगे नहीं ना, तब तक हमें चीजों की वास्तविकता जो है वो समझ में नहीं आएगी। तो इसलिए चावल हमारा, पानी हमारा, मसाला हमारा, बिरयानी तुम्हारी कैसे हो गई? तो वैसे ही है ना कि तुमने वहां कुछ नहीं बनाया, तुम यहाँ कहते हो हमने यहाँ लाल किला बना दिया, हमने ताजमहल बना, तुम्हें बनाना कुछ नहीं आता, तुम्हें खाना बनाना नहीं आता, तुम्हें पुरातत्व कला नहीं आती, तुम्हें विज्ञान नहीं आती। यहाँ के लोगों को ऊपर से गुंबद चिपकाने से, टोपा चिपकाने से थोड़ी तुम्हारा हो जाता है। तो ये अलग बात है कि चीजें निकल के कब आती हैं। लोगों की आंखें तो है ना। काशी में तेजो महालय की ताजमहल की बात छोड़िए ना, काशी जाइए ना, बाबा विश्वनाथ का मंदिर दिखता है जहां पर बड़े नंदी, आज जहां हम पूजन करते हैं उसके साथ में एक बड़े नंदी की एक मूर्ति बनी हुई है। वो जिस तरफ देख रहे हैं उस दीवार पे आप देखते हैं तो आपको स्पष्ट रूप से हिंदू आर्किटेक्चर वहां पर दिखता है।
जिसे मस्जिद कहा जाता है, जो जहाँ पर मस्जिद बनी हुई है, जहाँ पर आज से पहले तक हमेशा जहाँ पर वुजू हुआ करता था, जिसको वो फवारा कहते थे, और जहाँ पर अभी ये बताया जा रहा है कि वो शिवलिंग हुआ करता था, हमें नहीं पता, लेकिन उन लोगों को तो पता होगा ना कि यहाँ पर ये क्या है। लेकिन क्या भारत की संस्कृति से उनको प्यार था, पूजन था, प्रेम था? उनको पता होते भी उन्होंने वो काम किया। और वो दीवार तो चीख चीख के कह रही है ना, वहां पर तो हिंदू आर्किटेक्चर साफ दिखाई दे रहा है। तो ताजमहल में किसको दिख रहा है, किसको नहीं दिख रहा है, तो बहुत बाद की बात हो गई। काशी के उस मंदिर की दीवार पे तो साफ साफ दिख रहा है कि ये हिंदू कल्चर की दीवार के अतिरिक्त कुछ हो ही नहीं सकता। इससे बड़ा प्रमाण आपको क्या चाहिए, हम फिर और क्या बात करें। एक और आपके अनुभव को मैं समझ आता हूँ, आपने बहुत ही क्या बोलेंगे कि सीरियस मैटर्स ऑफ इंडिया जो अपन को बोल सकते हैं, बहुत सीरियस केसेस जो लॉयर्स जिन्होंने लड़े हैं, चाहे या फिर PILs लगाते हैं, विष्णु शंकर जी हैं, अश्विनी जी हैं, और भी बहुत सारे लोगों को मैंने आपको देखा, आपने पॉडकास्ट लिए हैं। कई क्या बोलते हैं, इकोनॉमिस्ट हैं जो लेडी हैं, जयपुर से ही हैं, आपने उनका भी पॉडकास्ट किया हुआ है इस तरह से। तो जब आप इन सारे पॉडकास्ट से आप जब बात कर रहे होते हैं, कहीं ना कहीं आपका जो बाद में जो कंक्लूजन होता है वो टुवर्ड्स इंडियाज़ ग्रोथ, इंडिया का जो ग्लोरी है उस पर आप उसको लेके जाते हैं, आप उससे कनेक्ट करके और फिर उसको कंक्लूड करते हैं। वो आपके मुझे सारे वीडियोज़ की बहुत प्यारी ब्यूटी लगी थी। तो ये मतलब आप ऐसे प्लान करते हैं, या फिर जैसे आप अभी हमसे बात कर रहे हैं, आपके अंदर जो ऊर्जा मैं देख रहा हूँ ना, कि आपने जितना ज्ञान लिया उसको आपने ना एक गोल से, और वो भी गोल क्या है, इंडिया की ग्रोथ शायद आपको कहीं ना कहीं उसमें दिखती होगी, या आपका इतना बिलीफ है इंडिया की इस पुरानी हिस्ट्री में, क्योंकि आपने इतना पढ़ा है, हमने तो इतना, सच में बताऊँ तो मैंने तो नहीं पढ़ा, शायद अभी और उम्र बाकी है, तो और मुझे भी पढ़ना ज़्यादा शुरू करना पड़ेगा। लेकिन इन सारे पॉडकास्ट के, इन सारी अच्छी चीज़ों का अगर आपको सार हमारे साथ शेयर करना हो तो आप कैसे बताएंगे हमको? देखिए, मैंने शुरुआत में जो भी कहा था कि ना, जीवन नदी की तरीके से है, आप प्रवाहित होते रहिए, आप उसी नदी के तरीके से, आप उसी पत्थर के तरीके से आप बहते रहिए। आप कब आपका वो तिकोना पत्थर जो है वो शिवलिंग का रूप धारण कर लेगा, आपको पता नहीं चलेगा। आप भी वैसे ही रहिए, ज्यादा प्लान करने की आवश्यकता नहीं है। थोड़ा थोड़ा छोटा छोटा रखिए कि भाई अभी ये समय है, इस समय मान लीजिए जो बिहार इलेक्शन की बात हुई, भैया बिहार इलेक्शन पे फोकस करते हैं, बिहार को जीतना सबसे पहले है। उसके बाद में जो आ रहा है बंगाल है, तो बंगाल पर फोकस करते हैं, केरल पे फोकस करते हैं, नॉर्थ ईस्ट पे फोकस करते हैं। बिकॉज आप पूरे देश में एक सही तरीके का वातावरण निर्मित ही कर लें, उसके बाद ही तो आप आगे बढ़ेंगे। कि अब आपको यूनिवर्सिटीज को, बिकॉज हम लोग जो अर्बन नक्सल्स की बात करते हैं, आज भी एकेडमी, जो कश्मीर फाइल्स में एक सेंटेंस आया कि आज भी सरकार हमारी होगी लेकिन सिस्टम आज भी उनका है, तो वो सिस्टम से आप अभी भी नहीं लड़ पाते हैं किसी भी तरीके से। वो एक सिस्टम जो है वो नैरेटिव पेश करता है कि 400 पार हो जाएगा तो क्या होगा, संविधान बदल देंगे, आरक्षण बंद कर देंगे, आप सीधा 240 पर आ जाते हैं। 400 पार तो छोड़िए, आप 240 पर आ जाते हैं। इतना बड़ा आपको है ना एक डेडलॉक आपको मिलता है। तो आपको ये समझना पड़ेगा कि पूरे देश में वैसी वातावरण निर्मित हो, तब वो अयोध्या में श्री राम मंदिर उसकी बात करती है, धारा 370 उसकी बात करती है, ट्रिपल तलाक उसकी बात करती है। तो इन सब चीजों को भी उस परिप्रेक्ष्य में थोड़ा सा समझना, इसलिए ज्यादा प्लान करने की आवश्यकता नहीं है। छोटा छोटा रखिए और उस छोटे छोटे पर ही फोकस करिए, और वो छोटा छोटा बस आपकी दिशा जो है वो ठीक होनी चाहिए कि आप सही दिशा में चल रहे हैं। उसके लिए आपके पास में कोई गुरु हो, कोई मेंटोर हो, या फिर अगर कुछ भी नहीं है तो कुछ अच्छी किताबें हो, सत्संग हो। सत्संग का मतलब केवल ये नहीं होता है कि आपको किसी धार्मिक प्रवचन जो दे रहे हैं उन्हीं के पास में बैठना है। जिस भी व्यक्ति के पास में बैठने से आपको लगता है कि चंद मिनट आपने उसके साथ में बैठे तो आपको कुछ गुणवत्तापूर्ण बात मिली, आपकी लाइफ में, आपके विचारों में कुछ वैल्यू एडिशन हुआ, तो वो सत्संग है। तो सत्संग का मतलब केवल एक ही नहीं है कि श्रीमद् भगवत गीता का 7 दिन का पाठ हो रहा है और वहां पर आपने गए और श्री कृष्ण लीला आपने सुनी, आपको रस आया, कुछ आपको ना गुलाब के फूल आपको मिले, आप एक फूल लेकर के आप घर पे आ गए और आपने तिजोरी में रख दिया। तो ये भी अपनी जगह जरूरी है, इसको भी करिए। लेकिन दूसरी तरफ अगर किसी व्यक्ति के साथ में प्रबुद्धजन बैठक हो रही है और आपने वहां पर जाकर के रखी है, और दिशा के लिए सत्संग करना पड़ता है, और सत्संग के जो जो पैमाने होते हैं वो मैंने आपको बताया। ठीक है, तो मतलब बहुत एनर्जेटिक मेरा तो ये सेशन रहा आपके साथ में, और आपकी एनर्जी देखे मेरे को कई बार फील हो रहा था कि मैं ये एनर्जी मैच कर भी सकता हूँ कि नहीं कर सकता हूँ। इतना धारा प्रवाह आप बोल रहे हो, जैसे सब कुछ ऐसे याद हो, सब कुछ मतलब आपने कितने इंटरेस्ट इन चीज़ों को पढ़ा होगा, समझा होगा, जो ऐसे आप बोलते गए। आखिरी में मेरा एक मतलब, मैं तो आज कंक्लूजन बोलना ही नहीं चाहता, मैं तो चाहता हूँ आप ही कंक्लूड करेंगे, और इस कंक्लूजन में आपको इतनी चीज़ करनी है कि जो हमारे इंडिया के वोटर्स जो नेक्स्ट फेज ऑफ इंडिया को बनाने में अपना योगदान देने वाले हैं, एक तो वो वोटर जिनके लिए आपने 2034 का कहा, बट एक वो वोटर जो भी 2029 में भी जाएंगे वोट डालने, इन दोनों ही वोटर्स के लिए इस कंक्लूजन में आप क्या मैसेज देना चाहते हैं कि वो जीवन में चीज़ों को कैसे देखें, हमारे भारत को कैसे देखें, हमारे भारत का जो फ्यूचर उनके वोटिंग वाले बटन के अंदर है उसका सही यूज़ वो कैसे करें? देखिए, मेरा केवल इतना सा ही कहना होगा कि आप अपने आप को वोटर बिल्कुल मत समझिए। आप वोटर हैं नहीं, आप एक ना यूँ कह सकते हैं कि भारत के भाग्य विधाता आप खुद हैं।
तो हमारे अंदर अहम ब्रह्मास्मि होती है। तो जब एक छोटे से कान्हा जी के अंदर माँ यशोदा पूरा ब्रह्मांड देख लेती हैं, तो हमारे अंदर भी वो पूरा का पूरा है। जितना संसार दुनिया ब्रह्मांड बाहर है, उतनी ही ब्रह्मांड हमारे अंदर भी है। तो आप वो एक बड़ा अच्छी गीत की पंक्तियां हैं कि मनुष्य तू बड़ा महान है भूल मत, धरती की शान तू है मनु की संतान, तेरी मुट्ठियों में तूफान है, मनुष्य तू बड़ा महान है। तो ऐसे में जिस अपनी मुट्ठियों में तूफान को रखिए कि है ना, तू जो चाहे पर्वत पहाड़ों को फोड़ दे, तू जो चाहे नदियों के बल को भी मोड़ दे, अमर तेरे प्राण मिला तुझको वरदान, तेरी आत्मा में स्वयं भगवान। इतनी ये बात, ये शक्ति आपके अंदर है, तो उस शक्ति को पहचानना पड़ेगा। तो अपने अंदर के हनुमान को पहचानिए। अब उस हनुमान को पहचानने के लिए आपको किसी जामवंत की आवश्यकता पड़ सकती है, तो आप उनके साथ में सत्संग करिए, मिलिए, तो कोई ना कोई जामवंत आपको मिलेगा, आपकी शक्ति का परिचय आपको कराएगा। नहीं मिला तो कोई किताब आपको अपनी शक्ति का परिचय कराएगी। सही दिशा में चलेंगे। और हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड इज द हिस्ट्री ऑफ यू पीपल। दुनिया का इतिहास उंगलियों पर गिना जा सकता है। बाकी सब लोग कहीं ना कहीं कोई कंट्रीब्यूशन दे रहे हैं, लेकिन आपका कंट्रीब्यूशन बहुत बड़ा हो सकता है, मेरा कंट्रीब्यूशन बहुत छोटा हो सकता है, आपका कंट्रीब्यूशन बहुत बड़ा हो सकता है, किसी और का बहुत ज्यादा बड़ा हो सकता है। सबका अपना अपना कंट्रीब्यूशन है, लेकिन जो मूल काम कर रहे हैं वो बहुत कम लोग होते हैं, जिन्हें वाकई में अपनी शक्ति का वो भाव हो जाता है और शायद परमात्मा के साथ में उनका साक्षात्कार हो जाता है, तो फिर वो कर जाते हैं। तो हम उस दिशा में हैं, उस धारा में। अपने आप को वोटर समझने की भूल बिल्कुल मत करिए। इस देश के लिए जो सही है, इस संसार के लिए जो सही है, क्रमवंतो विश्व मार्यम के साथ में कि आओ पूरे विश्व को आर्य बनाए, श्रेष्ठ बनाए। उसके लिए पहले उस श्रेष्ठता का संचार अपने अंदर करिए और भारतीयता का संचार फिर विश्व में करिए। इतनी ही मनोकामना है। और मैं तो जम्बू टॉक्स को लेकर के बस यही हमेशा कहता हूँ, इसलिए हम लोग हमेशा हर कार्यक्रम से पहले यही 4 शब्द बोलते हैं, जम्बू द्वीपे भरत खंडे आर्यावर्ते भारतवर्षे। वाह, वेरी नाइस। तो मुझे लगता है कि अब इसके बाद मैं कुछ भी लाइन बोलूंगा ना, बहुत बेकार कंक्लूजन होगा। सो थैंक यू सो मच सर, आप आए और हमें अपना टाइम दिया और इतनी एनर्जी के साथ आपने हमें ये सब चीजें बातें बताई।